मेरे प्यारे रसगुल्लो, कैसे हैं आप लोग? की हालचाल रउआ लोग कैसन बानी? केम छो? मजा मा फटाफट से आज का सेशन अपने दोस्तों, मित्रों, सखी सहेली, बाबू जानू सोना सबको कर दीजिए शेयर। आ चुकी हैं आपकी अपनी सबसे प्यारी बायोलॉजी फैकल्टी निधि मैम लेकर के मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर का वन शॉट जो है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, है ना। फटाफट से बच्चा आज का सेशन जितना जल्दी शेयर कर सकते हो शेयर कर दो, क्योंकि निधि मैम आ चुकी हैं और आज का क्लास रुकने वाला नहीं है ना। हाँ जी मैम, आप खुश हो? अरे बिल्कुल, हमें क्या होगा यार, है ना। हमें क्या होगा, लोगों की नजर में ना लड़कियां बहुत कमजोर होती हैं। उन्हें लगता है लड़कियों को दबाना आसान है, तोड़ना आसान है। लेकिन दोस्त, मैंने अपनी जिंदगी में एक चीज सीख ली, एक चीज सीख ली। लोग आपको कहते हैं कि हंसो मुस्कुराओ, पर वो आपको हंसते हुए देख नहीं पाते, है ना। उन्हें आपकी खुशी से जलन होता है, ठीक है। उन्हें चाहिए कि आप रोते रहो, टूटते रहो, उदास रहो, क्योंकि आपकी मुस्कान उन्हें चुभती है। पता नहीं क्यों, पता है क्यों? क्योंकि वो खुद अंदर से खाली है। और जब एक लड़की हिम्मत से हंसते हुए अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करती है तो दुनिया उसे जीने नहीं देती। उसकी हंसी पर शक करेगी, उसकी खुशी पर उंगली उठाएगी, उसकी परवाह करने के बजाय उसे तोड़ने की कोशिश करेगी। लेकिन मैं अब रुकने वाली नहीं हूं, ठीक है। क्योंकि मेरी खुशी किसी की मेहरबानी नहीं है, मेरी अपनी जीत है, ठीक है। मेरी अपनी जीत है। और वो कहते हैं ना कि लोग जलते रहेंगे आग की तरह, कि लोग जलते रहेंगे आग की तरह, लेकिन फिर भी हम खिलते रहेंगे गुलाब की तरह। तो आपकी निधि मैम एकदम हंसते मुस्कुराते आ चुकी हैं आप लोगों का दमदार क्लास लेकर। जल्दी जल्दी शेयर करो, फिर अपन स्टार्ट करते हैं, है ना। फिर अपन स्टार्ट करते हैं। राधे राधे, राधे राधे बच्चा, ठीक है। मैम आपको हंसते हुए देखकर अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच बच्चा, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। जब तक आप लोग मेरे साथ हो कुछ नहीं हो सकता मेरा, कोई हमें नहीं रोक सकता, ठीक है। कोई हमें तोड़ नहीं सकता। चल आगे की तरफ बढ़े। बोलो बोलो, क्या सभी लोग तैयार हैं? शुरू करें आज का क्लास, करते हैं, ठीक है। अब ज्यादा पकैती नहीं करते, स्टार्ट करते, क्योंकि आज हम लोगों को वन शॉट करना है, ठीक है। सबसे पहली चीज बच्चा, आपको चैप्टर देखो, हम जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले चैप्टर के नाम से आपको चीजें सिखाते हैं, आखिर ये चैप्टर बताना क्या चाहता है। तो अगर चैप्टर का नाम देखा जाए तो चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है मेरे दोस्त? चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। यानी इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम सूक्ष्म जीवों का इस्तेमाल करके किस तरह से हम उनसे बहुत अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त कर सकते है ना, बहुत अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं। हमको इस चैप्टर में यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जैव प्रौद्योगिकी क्या है, ठीक है। अगर हम चैप्टर के नाम को अगर ध्यान से देखें तो चैप्टर के नाम में बच्चा कुछ चीजें छुपी हुई हैं। अगर चैप्टर का नाम समझ लोगे ना तो चैप्टर बच्चा अपने आप समझ लोगे, है ना। चैप्टर का नाम है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, है ना। सिद्धांत एवं प्रक्रम, प्रक्रम ये याद रखना है ना। चैप्टर का नाम क्या है? जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। बताओ क्लियर है? बोलो बोलो, क्या यहां तक सभी को क्लियर है? हाँ जी मैम, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फटाफट से बताओ, ठीक है। लगभग हमको लग रहा हर एक बच्चे को क्लियर है, ठीक है जी मैम, ठीक है। तो देखो, अगर चैप्टर के नाम को हम लोग तोड़ेंगे तो ये दो भागों में टूटेगा। सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी को तोड़ दो और फिर सिद्धांत एवं प्रक्रम को तोड़ देना। जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? तो जब किसी सूक्ष्म जीव, जब किसी जीव का इस्तेमाल करके, याद रखो, जब किसी जीव पर तकनीक, प्रो का मतलब होता है तकनीक, प्रो बोलते हो ना, ठीक है। आप लोग गेम में बोलते हो ना कि अरे तुम तो नो बड़ा प्लेयर हो, हम तो प्रो प्लेयर है, आप लोग बोलते हो नहीं। पता नहीं तुम लोग का कमेंटवा काहे नहीं आ रहा है, हमको ये नहीं समझ आ रहा है ना। कोनो बात नहीं, कमेंट तो ला ही देंगे। हाँ आ गया, ठीक है ओके। मैम आप फुल
चलो गधा कहीं का, आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का अगर नाम से समझे तो जब किसी सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करके, जब किसी सूक्ष्म जीव के द्वारा तकनीक का प्रयोग करके औद्योगिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त करते। किस मात्रा में? हमको वो तय मुनि नहीं चाहिए, है ना। हमको भैया जैसे मान लो हमने आपको इससे पहले वाला चैप्टर था हमारा मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, इससे पहले वाला चैप्टर क्या था? इससे पहले वाला नोबड़ा चैप्टर था। नोबड़ा, नोबड़ा का मतलब क्या है आज बताते हैं। आज कूल बताएंगे जी। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये हमारा चैप्टर है ना। इससे पहलवा जो हम पढ़े इनमें हम आपको बताएं सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करके दही बनाना। इसमें हम आपको बताएं सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करके इडली डोसा बनाना। इसमें हमने आपको बताया सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करके टोडी बनाना है, ब्रेड बनाना, ये सब पढ़ाए थे। लेकिन ये सब ना, ये सब तो बच्चों वाली चीज है ना। ये सब तो कोई बना लेगा। चलो फॉर एग्जाम्पल ये सब क्या है? दही तो बताओ हम बनाते, हमारी मम्मी बताओ दही बना लेती हैं, आपकी मम्मी दही बना लेती हैं। सब तो क्या है भैया, मतलब क्या बहुत बड़ा काम कर लेंगे? नहीं जी, दही बनाना तो आसान है। लेकिन जब वह दही, अगर एक कटोरा दही बन रहा है तो ये आसान है। लेकिन अगर मान लो आपका दुकान हो दही का, आपका फैक्ट्री हो दही का, तो आपको भैया 1 किलो दही नहीं बनाना, आपको बहुत सारा दही बनाना होगा। आपको बहुत सारा दही बनाना होगा। बस यही चीज आपको याद रखना है ना मेरे दोस्त। बस आपको यही चीज तो याद रखना है। क्या याद रखना है? ठीक है, सरल शब्दों में अगर हम आपसे पूछे कि आपको याद क्या रखना है, तो आपको याद रखना है कि जब हम किसी सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करके औद्योगिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त करते हैं, इसी को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। अब जैव प्रौद्योगिकी में सिद्धांत और प्रक्रम क्या है? सिद्धांत का मतलब है आखिर हम कैसे कैसे किसी जीव से हम कोई भी पदार्थ प्राप्त कर सकते हैं, उसके सिद्धांत क्या है। हम सबका कुछ ना कुछ सिद्धांत है। हम सब का बच्चा, अगर आपका सिद्धांत नहीं है अपनी जिंदगी में ना, तो अपनी जिंदगी में आप सिद्धांत लाओ, है ना। अपनी जिंदगी में बच्चा सिद्धांत आपके अंदर होना चाहिए कि नहीं, मुझे अपनी पूरी जिंदगी में ये काम नहीं करना है ना। अपनी जिंदगी में आपका खुद का कोई सिद्धांत, जैसे मम्मी पापा होते हैं ना, पापा बोलते हैं ना कि जिंदगी में सब कुछ करना, किसी भी लड़की के बारे में गलत मत बोलना, है ना। माँ बाप हमेशा सिखाते हैं कि बच्चा, एक बेटा को, और हम जितनी भी बहनें देख रही हैं, वो अपने भाई को अगर कुछ बोलना है तो आप उनको ये चीज बोलना कि मेरे भाई, आप जिंदगी में सब कुछ करो, लेकिन किसी लड़की के बारे में गलत बोलने से पहले ये याद रखना कि माँ बहन बेटी तो आपके घर में भी है ना, आपके घर में भी जरूर होंगी, है ना। तो ये चीजें क्या, ये सिद्धांत है। हम सबका अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सिद्धांत है। उसी तरह से जब हम जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे तो इसके भी सिद्धांत है। ये कहेगा मेरा भी सिद्धांत फॉलो करना होगा। अगर तुम हमसे भैया एक जीव का इस्तेमाल करके औद्योगिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त करना चाहती हो, तो ऐसे नहीं, तुमको 2 सिद्धांत फॉलो करना होगा। एक होता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, एक होता है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, और दूसरा होता है बच्चा रासायनिक अभियांत्रिकी। दूसरा होता है रासायनिक अभियांत्रिकी। बताओ क्लियर है ना। दोनों अभी समझाते हैं। अभी बच्चा आपको दोनों समझाएंगे, ठीक है। ठीक है, जल्दी बताओ सभी को क्लियर है यहाँ तक? जितने भी बच्चे देख रहे हैं, क्या मेरी बात यहाँ तक सबको समझ में आ रही है? हाँ या ना, हाँ या ना, जल्दी बताओ। ठीक है, सभी को क्लियर है? सभी बच्चों को यहाँ तक तो लगभग बात हमारा समझ में आ गया है। ठीक है, आ गया है। आइए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, हमने कहा ये 2 सिद्धांत पे काम करता है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी और रासायनिक अभियांत्रिकी। अब ये दोनों क्या है, हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये दोनों है क्या, इन दोनों के बारे में हमको पढ़ना है। सबसे पहली चीज, ठीक है, सबसे पहली चीज, प्राचीन काल में जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा मानव हेतु उपयोगी पदार्थों या प्रक्रमों के विकास को जैव प्रौद्योगिकी कहते थे। इसे प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। सिरका, दही, शराब आदि का बनना। ठीक है, पहले के समय में जब लोगों से पूछा गया, है ना, पहले के समय में जब लोगों से पूछा गया कि जैव प्रौद्योगिकी क्या है, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी क्या है, तो भैया पता है पहले के लोग कहते थे कि अरे जीव का इस्तेमाल करके सिरका, दही, शराब बन रहा है ना, यही है। ठीक है,
क्या बच्चा, सिरका, दही, शराब ये बन रहा है ना, यही जैव प्रौद्योगिकी। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़े, जैसे जैसे हम आगे बढ़े, हम पढ़ना शुरू किए, हमको पता चला क्या आज के समय में पुनर्योजन डीएनए तकनीक के प्रयोग द्वारा जीवों में बहुल मूल्य क्षमताओं का विकास, इसे ही नवीन जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। नहीं समझे? कुछ पल्ले नहीं पड़ा? बोलो बोलो बोलो, नहीं पल्ले पड़ा? हम बताएं मेरे दोस्त, बोलो जल्दी बताइए, समझ में आया कि नहीं आया? एक हमारा जैव प्रौद्योगिकी, कोई पूछे ना जैव प्रौद्योगिकी क्या है, आपको सिंपल सा डेफिनेशन याद रखना है। जब हम किसी जीव का इस्तेमाल करके औद्योगिक मात्रा में कोई उत्पाद प्राप्त करते हैं, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी अगर पहले वाला आपके एग्जाम में आ सकता है कि प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी का परिभाषा दीजिए, तो देखो प्राचीन काल में जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा मनुष्य अपने लिए उपयोगी पदार्थ को बनाता था। ठीक है, प्राचीन काल में जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा मानव हेतु उपयोगी पदार्थों या प्रक्रमों के विकास को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। यही हमारा प्राचीन जैव प्रौद्योगिकी का परिभाषा है। किसका? प्राचीन। पहले के समय में केहू से पूछा जाए ना, है ना, पहले के समय में जब केहू से पूछा जाए जैव प्रौद्योगिकी क्या है, तो भैया बोलते थे जैव प्रौद्योगिकी, अरे वही न जी, सूक्ष्म जीवा सबका इस्तेमाल करके सिरका बना लेते हैं, दही बना लेते हैं, शराब बना लेते हैं, इसी को कहते हैं। लेकिन फिर आई निधि मैम मार्केट में, मतलब हम नहीं आते हैं, वरना तुम लोग भैया इसके लिए भी हमको ट्रोल करा दोगे, है ना, कि निधि मैम मार्केट में आई तो तबाही मच गया। चलो नहीं, हम अपना नाम नहीं लेते, किसी और का लेते हैं। ठीक है, फिर मार्केट में नया परिभाषा आया। ठीक है, आज के समय में एक नया परिभाषा निकल कर आया कि जब पुनर्योगज डीएनए, अब कहेंगे बच्चे ये पुनर्योगज डीएनए क्या है, तो रुको जरा, सबर तो करो, है ना, एक एक चीज बताएंगे। ठीक है, लेकिन बच्चा आपको बने रहना है क्लास में। ठीक है, आज के समय में पुनर्योगज डीएनए के प्रयोग द्वारा एक जीव के अंदर बहुमूल्य क्षमताओं का विकास करना, इसी को कहते हैं नवीन जैव प्रौद्योगिकी। इसी को क्या कहते हैं बच्चा? नवीन जैव प्रौद्योगिकी। ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। बताओ क्लियर है? बोलो बोलो, क्या सभी को क्लियर है? हाँ जी मैम, आइए आगे की तरफ। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे हमने कहा जैव प्रौद्योगिकी दो सिद्धांतों पे काम करता है, एक है आनुवांशिक अभियांत्रिकी और एक है रासायनिक अभियांत्रिकी। दोनों को पहले समझ लेते हैं। आनुवांशिक अभियांत्रिकी का मतलब होता है किसी सूक्ष्म जीव या फिर किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव करना। ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक पॉल बर्ग को माना जाता है। ये एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में कर लेना, है ना। अब आनुवांशिक अभियांत्रिकी का जनक किसको माना जाता है? कार्ल बॉर्ग को माना जाता है। जीवों में वांछित लक्षण प्रारूप प्राप्त करने के लिए आनुवांशिक पदार्थों को जोड़ने, हटाने, ठीक करने को आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। देखो सबसे पहली चीज, अभियांत्रिकी का इंग्लिश में कहते हैं इंजीनियरिंग। आपको पता है इंजीनियर क्या करते हैं? इंजीनियर क्या करते हैं? ठोक ठाक के कौनो चीज को या तो ठीक कर देंगे या कौनो चीज को बिगाड़ देंगे, है ना। अब सारे के सारे बायो वाले हो ना, मैथ वाले ऑफेंड हो जाएंगे, हमको ऐसा बोले। ठीक है, तो देखो मैथ वाले बच्चे आगे चलकर इंजीनियर बन सकते हैं। अब इंजीनियर क्या करेगा? जो डॉक्टर तो ठीक कर देता है, इंजीनियर क्या करता है? या तो किसी चीज को ठोक ठाक के काट पीट के उसको बढ़िया कर देगा, एकदम चौचक बना देगा, या तो उसको भैया एकदम में बिगाड़ देगा। ये दोनों काम करेगा। तो भैया इसमें भी वही करना है, खराब या तो बढ़िया, है ना, खराब या तो बढ़िया। ठीक है, अरे ये हमारे ना जैकेटवा है जी। ठीक है, तुम लोग क्या चाहते हो? इस चैनल पे जैकेट नहीं पहन सकते हैं जी? हाँ, तुम लोग ना एक चीज के पीछे पड़ जाते हो। ठीक है, आ जाओ अपने टॉपिक पर आ जाओ। ठीक है, उपेंद्र कुमार, प्रभु जैकेट निकाल दिए, बख्श दो, अब हमको बख्श दो। आइए अपने टॉपिक पर। ठीक है, हमने क्या कहा? जैव प्रौद्योगिकी हमको समझ में आ चुका कि जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है। जैव प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है? जब किसी जीव का प्रयोग करके, अरे चल ही नहीं रहा है जी, है ना, जब किसी जीव का प्रयोग करके, जीव का उपयोग कर, ठीक है, वह तकनीक, याद रखना, वह तकनीक जरूर लिखना, वह तकनीक जिसमें
वह तकनीक जिसमें जीव का उपयोग कर औद्योगिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त किया जाता है। औद्योगिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त किया जाता है, उत्पाद प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाएगा? जैव प्रौद्योगिकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जैव प्रौद्योगिकी कहलाएगा। अब देखो, जैव प्रौद्योगिकी का सिद्धांत दो है। एक तो हमारा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, एक बच्चा आपके सामने है आनुवांशिक अभियांत्रिकी, और एक होता है रासायनिक। अब दोनों को समझो, ठीक है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहता है इसमें किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में, इसमें क्या होगा बच्चा? इसमें किसी जीव के, यहां पे लिख दे, है ना, इसमें किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव होगा, ठीक है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी किसको कहते हैं? तो याद रखना, आनुवांशिक अभियांत्रिकी का मतलब है जब किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव, ठीक है। बदलाव का मतलब काट पीट कर देना, है ना, काट पीट कर देना, काट छाट कर देना, या कुछ जोड़ देना, इसी को हम आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। जब किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव कर उससे अपनी इच्छानुसार उत्पाद प्राप्त करना, अपने लिए वांछित उत्पाद प्राप्त करना, इसको आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। दूसरा हमारे पास है रासायनिक। रासायनिक का मतलब होता है एक उपयोगी वातावरण देना, एक अनुकूलित वातावरण देना। कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ पर, रासायनिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत रोगाणु रहित वातावरण में केवल वांछित सूक्ष्म जीवों या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की वृद्धि कराकर अधिक मात्रा में जैविक उत्पाद को प्राप्त करना, इसको हम कहते हैं रासायनिक अभियांत्रिकी। रासायनिक अभियांत्रिकी का मतलब, मान लो, ठीक है, एक एग्जांपल देते हैं, समझो समझो ध्यान से। गरीबी में आटा गीला सुने हो? मान लो तुम्हारे पास 1 किलो आटा था, ठीक है। हम अपना कहानी बताते, तुम लोग को बदनाम नहीं करेंगे। अगर निधि मैम बदनाम है पूरे यूट्यूब पर, है ना, निधि मैम अगर बदनाम लड़की है तो चलो हम खुद ही को बदनाम करते हैं, ठीक है। बाकी हमारी किसी बहन को कोई बदनाम ना करे, निधि मैम को ही बदनाम करिए। जिसको जो बोलना है बोल सकता है। अभी आ जाओ अपने टॉपिक पर, ठीक है। गरीबी में आटा गीला को हम समझाते। मान लो हमारे घर 1 किलो आटा, ठीक है, हमारे घर मात्र 1 किलो आटा। हमारी मम्मी एक दिन बोल दी, जो निधि आज आटा सान के रोटी बना। अब हम कब्बो जिंदगी में आटा सनबे नहीं किए, है ना, हम कभी जिंदगी में आटा साने ही नहीं है। हाँ, और आटा सानेंगे, लड़की का फर्स्ट ड्यूटी होता है उसका ब्यूटी, है ना। हम मम्मी को ऐसा बोले, मम्मी बोले जाके आटा सनबी कि नहीं तू। अब हम गए लप से आटा सानने। अब 1 किलो आटा है, 1 किलो आटा में हमने क्या किया? 1 किलो पानी डाल दिया। अब इतनी सा आटा, है ना, इतनी सा आटा, 1 किलो आटा में हमने क्या किया? 1 किलो पानी डाल दिया। अब बताओ मेहमान क्या खाएंगे? मेहमान रोटी खाएंगे या आटा का पानी पिएंगे? आप बताइए क्या पिएंगे? आटा का पानी ना पिएंगे जी, है क्या? आटा का पानी ना पिएंगे, वो रोटी खा चुके। अब उनको हम गिलासे में आटा का पानी में चीनी नहीं तो नमक डालकर दे देंगे और कहेंगे स्पेशल आटा का रोटी है, ठीक है। रोटी खा खा के थक गए होंगे, नया कुछ ट्राई कीजिए, ठीक है। अब कहोगे मैम ये बकैती करने का क्या जरूरत है? ये बताने के लिए आपको क्या क्या पड़ा है? तो मेरे दोस्त ये इसलिए बता रहे हैं ना कि मान लो कोई सूक्ष्म जीव है, आपने उसके अंदर बदलाव कर दिया, उसका डीएनए निकाल दिया या किसी दूसरे का डीएनए उसके शरीर में डाल दिया, बेचारा का जिंदगी चौपट कर दिया। और चौपट करने के बाद उसको कौनो रोग हो गया, वो बेचारा है पड़ गया, ऐसे खत्म, उसका कहानी खत्म हो गया। इसको क्या कहोगे? गरीबी में आटा गिला ना। बेचारे का तुम किडनियों, बेचारे का तुम आनुवांशिक पदार्थ निकाल दिए, केहू दूसरों का डाल दिए, और लास्ट में वो मरा गया है। ये क्या है? ये तो कहेगा ना कि हे भगवान, है केकरे हाथे हम लग गए थे जी, है हमारे अंदर बदलाव भी कर दिया और हमसे पदार्थ भी नहीं प्राप्त कर पाया, है ना, गरीबी में आटा गीला कर दिया। तो उसी को ऐसा ना हो, इसीलिए जैव प्रौद्योगिकी का 2 सिद्धांत है। पहला कहता है ठीक है तुम किसी जीव में बदलाव कर दो, ठीक है, किसी जीव में दूसरे का जीन डाल दो या मेरा किसी और में डाल दो, कर लो, लेकिन एक ऐसे जगह पे करो जहां पर कोई भी रोगाणु ना हो, ठीक है। रासायनिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत रोगाणु रहित वातावरण में केवल वांछित सूक्ष्म जीवों या जिस भी कोशिका का वृद्धि कराना चाहते हो, करा करके आप क्या कर सकते हो? वांछित उत्पाद प्राप्त कर सकते हो, जैसे एंटीबायोटिक, टीका, एंजाइम, ठीक है। अगर आपको किसी सूक्ष्म जीव से एंटीबायोटिक, टीका बनाना है, एंजाइम बनाना है, तो आपको
क्या करना होगा? आपको क्या करना होगा मेरे दोस्त? आपको एक रोगाणु रहित वातावरण देना होगा। क्या देना होगा? रोगाणु रहित वातावरण देना होगा, तभी तो हो पाएगा। है बोलो बोलो, समझ में आया? ठीक है। अरे कितना बच्चे लाइव चल रहे, देख लिया जाए तो। ठीक है तनिषा, अरे 1,90,000 सब्सक्राइबर हो गया। ठीक है, जलने वाले जलते रहे, निधि मैम आगे बढ़ती रहे। ठीक है, आग लगे चाहे बस्ती में, निधि मैम रहती हैं अपने मस्ती में। तो 1,90,000 हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो बहुत जल्दी ये 2 लाख कंप्लीट हो जाएगा। चलिए खुश हैं हम, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमने आपको दोनों पढ़ा दिया मेरे दोस्त। ठीक है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या होता है? आनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है मेरे दोस्त? जब किसी सूक्ष्म जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव कर दिया जाए। ठीक है, जब किसी सूक्ष्म जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव कर दिया जाए ताकि उससे वांछित उत्पाद प्राप्त कर सके, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? याद रखना, इसी को कहते हैं आनुवांशिक अभियांत्रिकी। और रासायनिक अभियांत्रिकी क्या है? जब किसी जीव को रोगाणु रहित वातावरण में, ठीक है, जब क्या करेंगे? रासायनिक अभियांत्रिकी के अंतर्गत रोगाणु रहित वातावरण में केवल वांछित सूक्ष्म जीव या प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की वृद्धि कराकर अधिक मात्रा में, ठीक है, तन्नी मन्नी नहीं, अधिक मात्रा में वांछित उत्पाद प्राप्त करना, इसी को कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा मेरे दोस्त? रासायनिक अभियांत्रिकी। अब आइए, अब पुनर्योजित डीएनए के बारे में बात करते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये पुनर्योजित डीएनए क्या है? सबसे पहले चीजों को समझो। मान लो ये निधि मैम है, फॉर एग्जाम्पल ये निधि मैम है। अब कुछ लोग बोलेंगे निधि मैम के पास ना, बहुत सारे बच्चे हमको ना कमेंट में या मैसेज भी करते हैं, क्या कहते हैं? मैम काश हमारी जगह पे आप परीक्षा बायो का दे आती, मजा आ जाता है ना। ऐसे हम भी सोचते थे जब हम 12th में थे ना, और हमको फिजिक्स नहीं आता था। हम सब सब्जेक्ट में ठीक ठाक कर लिए, लेकिन फिजिक्स, भैया हमको फिजिक्स से ना बहुत बड़ा वाला दुश्मनी है। ठीक है, फिजिक्स के टीचर्स को देखते हैं ना तो मेरा हार्ट बीट तेज हो जाता है कि कैसे ये लोग फिजिक्स पढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स मेरा बहुत ही खराब था। तो उस वक्त जो हमको फिजिक्स पढ़ाते थे, हम सोचते थे काश मेरे जगह पर फिजिक्स ये पढ़ा देते, या उनका दिमागवा निकाल कर हम अपने अंदर डाल लेते, है ना। कई बार सोचते थे काश डोरेमोन का गैजेट मेरे पास होता, वो ब्रेडवा वाला, देखियो जब मैं किताबवा पर ब्रेडवा रख रख कर वो खाता है, पूरा याद हो जाता है। ऐसे ऐसे दिमाग में ख्याल आते थे। वैसे ही आपके दिमाग में ख्याल आ सकता है कि निधि मैम को बायोलॉजी बहुत अच्छे से आता है। अगर बायो वाला जीन, क्योंकि हमने आपको बायो में पढ़ाया, हमारे शरीर में जितने भी लक्षण है, आंखों का रंग, बालों का रंग, त्वचा का रंग, हमारे शरीर में जितने भी लक्षण है उनको कंट्रोल कौन करता है? जीन। अगर ये जीन खराब हो गया तो वो लक्षण नहीं दिखाई देगा। ठीक है, खून का थक्का बनेगा नहीं बनेगा, ये जीन डिसाइड करेगा। आपको लाल और हरा रंग दिखेगा नहीं दिखेगा, ये जीन डिसाइड करेगा। ये जीन कहाँ पाया जाता है? गुणसूत्र पर। याद रखना, हमारा शरीर जैसे दीवार ईंटों से मिलकर बना है, जैसे दीवार ईंटों से मिलकर बना है, वैसे ही हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है बच्चा? हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। और बच्चा, कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है केंद्रक, केंद्रक के अंदर पाया जाता है गुणसूत्र, और गुणसूत्र पर पाया जाता है जीन। जीन क्या है? जीन डीएनए का वह खंड है, देखो डीएनए 2.2 मीटर लंबा होता है। एक केंद्रक के अंदर हमारा डीएनए लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक कोशिका के अंदर पाया जाता है। अब इसी डीएनए का वह खंड, डीएनए बहुत लंबा है, डीएनए बच्चा बहुत लंबा है, लेकिन उसका कुछ कुछ टुकड़े ऐसे होंगे ना जो बड़े काम के होते। तो डीएनए का वह टुकड़ा, डीएनए का वह टुकड़ा जो एक लक्षण को कंट्रोल करे। ठीक है, डीएनए का वह खंड जो क्या करता है बच्चा? जो एक लक्षण को कंट्रोल करता है, हम उसी को जीन कहते हैं। और जीन जिस जगह पे पाया जाएगा, जीन जिस जगह पर पाया जाएगा, उस जगह को जीन लोकस कहते हैं। ठीक है, जीन जिस जगह पर पाया जाएगा उसे क्या कहेंगे? जीन लोकस कहेंगे। ये आपको याद है, लोकस कहा जाता है, लोकस। ठीक है, लोकस का मतलब वो स्थान जहां पर जीन पाया जाएगा। जीन क्या है? डीएनए का वह खंड जो एक लक्षण को कंट्रोल करता है। ठीक है, हमारे शरीर में जितने भी लक्षण है वो इन जीन के वजह से। तो उसी तरह से अगर मान लो हम बायो अच्छा पढ़ा रहे, ठीक है, जबकि हम पढ़ाते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर हम बायो मान लो ठीक ठाक पढ़ा रहे हैं, तो आप सोचोगे काश मैडम जी का बायो वाला जीन हमको मिल जाए, बायो वाला जीन हमको मिल जाए। तो मान लो ये मैडम जी, ठीक है, मैडम जी का नाम रख देते, निधि नहीं रखेंगे, निधि नहीं रखेंगे, ये पकांडी रख दे क्या?
ठीक है, छोड़ो हटाओ। नाम रख देते हैं, मैडम जी नहीं सर जी रखते हैं। सर जी रखे, कोनो सर जी को पकड़ते हैं, मैडम जी नहीं। मैडम लोगों को नहीं बदनाम करना है, सर को बदनाम करते हैं कोई। ठीक है, तो मान लो ये हमारे कोई सर है, सर का नाम रख देते हैं लफुआ सर। लफुआ सर, ये हमारे एगो सर जी हैं। ठीक है, लफुआ सर। अभी लफुआ सर मान लो फॉर एग्जाम्पल ये आपका पढ़ाते हैं, कुछ भी पढ़ाते हो, हम इनको बायोलॉजी का जीन दे देते हैं। ठीक है, मान लो ये जो लफुआ सर जी हैं, इनके पास बायोलॉजी पढ़ाने वाला जीन है। ठीक है, काश इनके अंदर आ जाता। ठीक है, बायो पढ़ाने वाला जीन है। अब हमको चाहिए, हम सोच रहे हैं कि काश इसके अंदर से जीन को निकाल लेते, काश इस बायोलॉजी पढ़ाने वाले जीन को निकाल करके हम इस छोटे से बच्चे में जिसका नाम है कलुआ, इसके अंदर डाल देते। कलुआ क्योंकि बायो में कमजोर है, कलुआ बच्चा बायो में कमजोर है। ठीक है, तो हमको इसको देना है। ठीक है, तो ये हमारे लफुआ सर जो बायोलॉजी के बहुत अच्छे टीचर है, हमने क्या किया, ये बायोलॉजी वाला जीन जो है हमें इसको निकालना है, और निकाल करके क्या करना है, निकाल करके इस कलुआ के शरीर में डाल देना है। कहां पर, कलुआ के शरीर में डाल देना है। बस यार, यही जैव प्रौद्योगिकी है, कुछ नहीं करना है। बस हमको जौवन जीन चाहिए उसको निकाल करके, है ना, उसको क्या करना है बच्चा, निकाल करके क्या करना है, उससे पदार्थ प्राप्त करना है, वांछित उत्पाद प्राप्त करना है। यही चीज आपको बस याद रखना है ना। कैसे याद रखेंगे, अब तो लगभग हमको लग रहा है हर बच्चे को समझ में आ चुका है। ठीक है, समझ में आ चुका है जैव प्रौद्योगिकी क्या है। हमने जीन को निकाल तो लिया, लेकिन निकालने के बाद उसको पहुंचाना ना पड़ेगा। जीन को निकालने के बाद बच्चा हमको क्या करना होगा, किसी के शरीर में पहुंचाना होगा। अब पहुंचाएंगे कैसे, है ना बच्चा, पहुंचाएंगे कैसे ये भी तो देखना होगा। के कर नाम लिखा था सुन रे मोरी मैया है, तुम लोग क्या कर रहे हो, क्यों मेरी नौकरी लेने के चक्कर में पड़े हो, है गलत बात। ठीक है, ऐसी बातें नहीं करते। आइए अपने टॉपिक पर आइए। ठीक है, तो देखो ये हमारे पास जीन है। अब हमको इस जीन को क्या करना है, इसके शरीर में डालना है। ठीक है, अब दो चीजें याद रखो, अगर हमें किसी जीन को पौधे में डालना है, पौधे में डालना है, तो बच्चा हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जीन गन का। देखो ये परीक्षा में आया हुआ सवाल है मेरे दोस्त, मस्ती मजाक करते रहो, है ना। हम हंसते मुस्कुराते, हम खुद भी हंसते रहते हैं और आपको भी बोलेंगे हंसते मुस्कुराते पढ़िए। ठीक है, हंसते मुस्कुराते पढ़िए, छोड़ दो। ठीक है, आलतू जलालतू आई बला को टालतू, अपने दिमाग में ये चीज रखो, हंसते मुस्कुराते चीजों को पढ़ना है हम लोगों को। यहाँ आइए, हमने कहा अगर हमें किसी जीन को कहाँ पहुंचाना है, किसी पौधे में पहुंचाना है, किसी जीन को किसी पौधे में पहुंचाना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जीन गन का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चा, जीन गन का इस्तेमाल करेंगे। अब आगे की तरफ बढ़ो, अगर हमें किसी जीन को जंतु में पहुंचाना है, अगर हमें किसी जीन को जंतु में पहुंचाना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सूक्ष्म अंतःक्षेपण का, है ना, सूक्ष्म अंतःक्षेपण। बच्चा ये देखो एमसीक्यू में पूछेगा, पौधों में जीन को पहुंचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जीन गन का इस्तेमाल करते हैं, और जंतु में जीव में पहुंचाने के लिए सूक्ष्म अंतःक्षेपण का इस्तेमाल करते हैं, है ना। ये बच्चा आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ जी मैम, ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है, जी 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 जी, ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है ना, यहाँ तक सभी को क्लियर है। चलो आगे की तरफ आओ भैया, है ना। सर्वप्रथम स्टेनले कोहन व हर्बर्ट बोयर ने 1972 ईस्वी में पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया। सवाल आएगा सबसे पहला पुनर्योगज डीएनए किसने बनाया, सबसे पहले किसने बनाया था, कोहन और हर्बर्ट बोहर। ठीक है, आप कोहेन और बोहर याद कर सकते हो। ठीक है, पुनर्योगज डीएनए, पुनर्योगज डीएनए किसको कहा जाएगा, ऐसा डीएनए जिसमें कोई बाहरी जीन हो। ठीक है, ऐसा डीएनए, मान लो ये हमारे पास एक डीएनए है ना, ये हमारे पास क्या है, एक डीएनए है। अब इस डीएनए में किसी दूसरे का जीन मौजूद है, किसी दूसरे का जीन, मान लो वही ना, कलुआ के शरीर में हमने क्या किया, बायोलॉजी वाला जीन डाल दिया। ठीक है, कलुआ के शरीर में बच्चा हमने क्या किया, बायोलॉजी वाला, कौन वाला, बायोलॉजी वाला जीन डाल दिया। तो मेरे दोस्त अब इसका ये जो डीएनए है ना, इसी को कहते हैं पुनर्योगज डीएनए। इसी को क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, पुनर्योगज डीएनए, यानी ऐसा डीएनए जिसमें बाह्य जीन मौजूद हो। क्यों मौजूद होगा,
क्यों मौजूद होगा बच्चा? तो याद रखना ये मौजूद होता है वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए। ठीक है, किसी जीव से वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए, किसी जीव से वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए किसी जीव के डीएनए में बाह्य जीन को, है ना, बाह्य जीन को डाल देना, ऐसे डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। और सबसे पहले पुनर्योगज डीएनए को किसने बनाया? सबसे पहले किसने बनाया मेरे दोस्त? याद रखना, ठीक है, दो नाम याद रखना है, एक तो बोयर, है ना, क्या बच्चा? हाँ जी, ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना हर्बर्ट बोयर और स्टेनले कोहेन। ठीक है, हर्बर्ट बोयर एवं स्टेनले कोहेन ने, है ना, ये नाम बच्चा याद रखना, इससे एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बनता है, बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आए हुए हैं, तो गड़बड़ नहीं कर देना है। ठीक है, गड़बड़ नहीं कर देना है। 1972, अरे कहाँ गया जी, गया कहाँ? 1972 में बनाया था सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किसने किया था? तो याद रखना सबसे पहले पुनर्योगज डीएनए का निर्माण आपका हर्बर्ट बोयर एवं स्टेनले कोहेन ने 1972 में किया था। कब? 1972 में किया था। ये बच्चा आपको याद रखना है। ठीक है, आ जाओ आगे की तरफ। ठीक है, इन्होंने साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के मूल प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को जोड़ा और उसमें सफलता प्राप्त की। अब एक चीज बच्चा, एक कौन कौन पढ़ा है? अगर इससे पहले वाला मानव स्वास्थ्य एवं रोग चैप्टर हमने पढ़ाया था, उसमें एक बैक्टीरिया का नाम, हाँ जी, बैक्टीरिया का नाम लिया था, जिसका नाम क्या है? ठीक है, जिसका नाम क्या है बच्चा? साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, है ना, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। जरा बताओ बच्चा, ये कौन सा रोग फैलाता है? कौन बताएगा? ठीक है, कोई बता सकता है? क्या किसी बच्चे के पास इस सवाल का जवाब है, हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताइए, है ना, इस सवाल का जवाब कौन बताएगा? साल्मोनेला टाइफी जिसको कहते हैं, साल्मोनेला टाइफी बच्चा कौन सा रोग फैलाता है? अरे नालायक को पढ़ लो जी, ए भैया, है ना, मेरे बच्चे, मेरे रसगुल्लो, अरे कम से कम अपने माँ बाप के बारे में सोच लो यार। पूरी दुनिया आपको चाहती ही यही है कि तुम नालायक बन के रहो। दुनिया में ना माँ बाप के अलावा और टीचर के अलावा कोई नहीं चाहता कि आप पढ़ाई करो। सब यही चाहते हैं कि आप जिंदगी में पीछे जाओ, आप जिंदगी में कुछ ना करो, आप इसी तरह से टाइम पास करते रहो। ठीक है, कम से कम अपने माँ बाप के लिए, उनके लिए पढ़ लो प्रभु, पढ़ लो, है ना, पढ़ लीजिए। चलो, हाँ आओ बच्चा, आ जाओ। कहां पर थे हम जी? भुलवा देते हो तुम लोग। हाँ, साल्मोनेला टाइफी कौन सा रोग फैलाता है? टाइफाइड फैलाता है। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हमारे जो कोहेन और हर्बर्ट बोयर थे, इन्होंने सबसे पहले साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम के प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को छोड़ा। अब सबसे पहले जानते हैं प्लाज्मिड किसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारा बैक्टीरिया है। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ना बच्चा, इनके पास दो चीज होती है। क्या चीज होती है? जितने भी हमारे पास बैक्टीरियाज हैं, इनके पास आनुवांशिक पदार्थ है और साथ ही साथ एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ भी पाया जाता है, जिसे प्लाज्मिड कहते हैं। समझ में आया? हमने क्या बोला? जितने भी सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है, ठीक है, जितने भी सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है बच्चा, आपको क्या देखने को मिलेगा? उनके पास उनके आनुवांशिक पदार्थ डीएनए के अलावा एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है जो वृत्ताकार गोल होता है, जो वृत्ताकार गोल होता है। हम इसी को प्लाज्मिड कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? प्लाज्मिड कहते हैं। बताओ, क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चलो जल्दी बताओ फटाफट से। क्या सभी को यहां तक क्लियर है ना? हाँ जी मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। अरे दीवाना जी, अरे जिसको जो मेरे बारे में मजाक उड़ाना है उड़ा लेने दो भैया, छोड़ो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। ठीक है, मेरा जवाब मेरी मेहनत होगा, और जिस दिन आप टॉपर बनोगे ना, उस दिन हम खुला बोलेंगे ये मेरा भाई देखो टॉप किया है हमसे पढ़कर, है ना। तो अगर आपको जवाब देना है बच्चा, तो पढ़ाई पर ध्यान दो। अपनी बहन का जवाब आप खुद दोगे, है ना, हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। मेरे भाई बहन इतने सारे हैं ना, इतने सारे, और इतना प्यार करते हैं कि वो हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही जवाब देकर आ जाएंगे, है ना, वो खुद ही जवाब दे देंगे। ठीक है, तो आप लोग अपनी मेहनत से जवाब दो, टॉपर बनकर। अभी यहाँ पर आइए। ठीक है, अभी यहाँ पर आइए, ये ज्यादा
जरूरी है, इसको पढ़ना है। ठीक है, जितने भी हमारे पास सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीवों के पास आनुवांशिक पदार्थ के अलावा एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ होता है जो वृत्ताकार होता है, हम इसी को प्लाज्मिड कहते हैं। हमारे जो कोहन और बोयर थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बच्चा कुछ नहीं, बस इसके प्लाज्मिड में एक प्रतिरोधी जीन लगा दिया, प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन है ना, प्रतिरोधी जीन लगा दिया, प्रतिरोधी। अब बच्चे बोलेंगे मैम ये प्रतिरोधी जीन क्या है? ठीक है, तो देखो आप लोगों को पता है ना, लोहा को कौन काटता है? लोहा काटता है। लोहा को बच्चा कौन काटता है? लोहा काटता है, सबको पता है। जहर को मारना है तो जहर चाहिए, है ना, जहर को मारने के लिए जहर चाहिए। ठीक है, उसी तरह से हमारे जो जीवाणु हैं, जीवाणुओं को मारने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? प्रतिजैविक। जीवाणुओं को मारने के लिए प्रतिजैविक का इस्तेमाल करते हैं और हमारा जीव क्या होगा? मर जाएगा। अब देखो हम चाहते हैं, हम अपने जीवाणु को बचाना, हम चाहते हैं कि काश ये बेचारा मर जाता है जी, प्रतिजैविक के आते ही इसको मरने नहीं देना है, इसको बचाना है, इसको क्या करना है? बचाना है। अब बचाने के लिए क्या करेंगे? इस प्रतिजैविक से लड़ने वाला जीन डाल देंगे, जो इस प्रतिजैविक से लड़ जाए, जो इस प्रतिजैविक से लड़ जाए, यही याद रखना है ना। जब हम प्लाज्मिड के अंदर हमने क्या किया, जो साल्मोनेला टाइफी, जो एक प्रकार का जीवाणु है जो मनुष्य के शरीर में टाइफाइड उत्पन्न करता है ना, इसके प्लाज्मिड में हमने प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन डाल दिया, यानी एक ऐसा जीन जो प्रतिजैविकों के खिलाफ लड़ता है। ये क्या करेगा? इस जीवाणु को मरने नहीं देगा, इस जीवाणु को प्रतिजैविक से मरने नहीं देगा, ये आपको याद रखना है ना। सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? सबसे पहले डीएनए में छेड़छाड़ किसने किया? सबसे पहले किसी दूसरे के डीएनए में किसी दूसरे का जीन डालने वाले कौन थे? तो याद रखना, स्टेनले कोहन एवं हर्बर्ट बोयर ने 1972 में पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया। इन्होंने साल्मोनेला टाइफी के मूल प्लाज्मिड में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को जोड़ा और उसमें सफलता प्राप्त की। इन्होंने आणविक कैंचियों के माध्यम से प्रतिजैविक प्रतिरोधी प्लाज्मिड से प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन वाले डीएनए खंड को काटा, इस खंड को प्लाज्मिड डीएनए से डीएनए लाइगेज एंजाइम द्वारा जोड़ा और हमारा पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया। अब कुछ लोग होंगे कि मैम कुछ समझ नहीं आया, आप क्या क्या बताई ना, अभी तक हमको कुछ नहीं समझ में आया। तो एक बार रिवीजन करते हैं, एक बार बच्चा पहले रिवीजन करते हैं। हमने सबसे पहले पढ़ाया जैव प्रौद्योगिकी क्या है। ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का मतलब होता है जब हम किसी सूक्ष्म जीव का, ठीक है याद रखना, जैव प्रौद्योगिकी मतलब वह तकनीक जिसमें किसी सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करके औद्योगिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त किया जाए, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी के दो सिद्धांत है। पहला सिद्धांत है बच्चा, आप लोगों को याद रखना है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी। इसमें किसी भी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में काट पीट या बदलाव करके हम अपने लिए अवांछित उत्पाद प्राप्त करते हैं, इसे आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहते हैं। दूसरा है रासायनिक अभियांत्रिकी। इसमें किसी सूक्ष्म जीव या प्रोकैरियोटिक कोशिका को एक रोगाणु रहित वातावरण देते हैं ताकि उससे अधिक से अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त किया जाए, इसे हम कहते हैं क्या? रासायनिक अभियांत्रिकी। ये दोनों आपका कंप्लीट हो चुका। अब इसके बाद हमारा है कि डीएनए पुनर्योगज। पुनर्योगज डीएनए क्या है? तो ऐसा डीएनए, याद रखना, पुनर्योगज डीएनए का मतलब होता है सिंपल सा, ऐसा डीएनए जिसमें कोई बाहरी जीन डाला गया हो, ऐसा डीएनए जिसमें कोई बाहरी जीन डाला गया हो। ठीक है, क्यों डाला जाता है? वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए, ये याद रखना। ठीक है, डाला क्यों जाता है? तो मेरे दोस्त वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए, वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं मेरे दोस्त? तो याद रखना, जैव प्रौद्योगिकी का। किसका इस्तेमाल करते हैं? जैव प्रौद्योगिकी का। बताओ, क्लियर है ना? ठीक है, सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? ठीक है, जी मैम, सभी लोगों को क्लियर जी। ओके, डन बच्चा, आ जाओ, आगे की तरफ बढ़ा जाए। पढ़ाई के अलावा कोनो आलतू फालतू मैसेज करते हो, एक को बच्चा दिखाई देना ब्लॉक करेंगे, कोनो दया वया कुछ नहीं। ठीक है, अब हम सोच, जब फ्री में पढ़ा रहे तो किसी का सुनना नहीं है ना। कोई भी बच्चा फालतू मैसेज करता हुआ नहीं दिखना चाहिए। एक दिख रहा है, उसको पहले ब्लॉक करके हटा दे, है ना।
गेमर बॉय जी तनी पढ़ लीजिए, है ना, तनी सब पढ़ाई कर लीजिए, ठीक, बहुत जरूरी है आपके लिए। आइए, कहाँ गए हैं जी? ओके, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चा, है ना। सबसे पहले याद रखना पुनर्योगज डीएनए का डेफिनेशन आएगा तो ऐसा डीएनए जिसमें वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोई बाहरी जीन डाला गया हो, हम उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं पुनर्योगज डीएनए। उसे क्या कहते हैं? पुनर्योगज डीएनए कहते हैं, ठीक है। हाइड यूजर, चलो ठीक है। देखो इसमें ब्लॉक का मतलब क्या होता है पता है? आप लोग कभी फिर मेरा चैनल नहीं देख पाओगे। तो मेरे दोस्त, अगर आपको लग रहा है ना थोड़ा बहुत भी कि हम इनसे पढ़ रहे हैं, इनसे पढ़ के बायो मेरा पास हो सकते हैं, तो प्लीज, वो कहते हैं ना काम पढ़ने पे तो गधे को भी क्या क्या बना के रख दिया जाता है। तो मेरे दोस्त, अभी आप लोगों को ना पढ़ाई पर ध्यान देना है, और पढ़ाई करने के लिए आपको अगर चुप रहने को बोला जाए तो चुप हो जाओ, ठीक है, चुप हो जाओ, ठीक है। आइए भगवान, हे भगवान, क्या होगा इन सब का, ठीक है। आइए बच्चा आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कुछ नाम याद रखना है। हम सबसे पहले कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। ये हमारे पास मान लो ये मेरा डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए में ये वाला जीन काम का है, ठीक है, बायो पढ़ने वाला जीन, ठीक है। ऐसा होता नहीं है जीन, ठीक है, लेकिन आपको समझाने के लिए, ठीक है। मान लो ये वाला जीन जो है बायोलॉजी का जीन है, ये जिसके जिसके शरीर में जाएगा उसका बायो तेज हो जाएगा, ठीक है। ये जीन जिसके जिसके शरीर में जाएगा उसका क्या देखने को मिलेगा? बायोलॉजी स्ट्रांग हो जाएगा। अब हमको क्या करना है? इस जीन को किसी के शरीर, किसी जीव के शरीर में डालना है। तो कैसे डालेंगे? सबसे पहले उस जीव क्या शरीर है या इसके अंदर डालना है, ठीक है। इसके डीएनए में बच्चा हमको जोड़ना है। तो ये इसका डीएनए है, हम इसके डीएनए में क्या करेंगे? इस जीन को जोड़ देंगे, इस जीन को जोड़ देंगे। लेकिन कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने के लिए दो काम, सबसे पहले काटेंगे। सबसे पहले क्या करना है? इसको काट कर निकालना होगा, है ना। हमको पूरा डीएनए थोड़े ना चाहिए, हमको सिर्फ ये टुकड़ा ना चाहिए, हमको सिर्फ ये टुकड़ा ना चाहिए बच्चा। तो ये टुकड़ा निकालना है तो क्या करना होगा? काटना होगा। और काटने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, है ना बच्चा? काटने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? याद रखना, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन, आगे पढ़ाते हैं ये क्या है, बस अभी समझते चलो, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम ये क्या करता है? ये डीएनए को काटने का काम करता है। कहां से? जहां से आपकी इच्छा हो, है ना, जहां से आप इसको अपने वांछित भाग से आप इसको कटवा सकते हो, ठीक है। सबसे अच्छी चीज यही है, सबसे अच्छी चीज बच्चा यही है जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि हमारा जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है ये क्या करता है? ये डीएनए के वांछित हिस्से को, वांछित भाग को काटने का काम करता है ना। बोलो क्लियर है? क्लियर। अब आ जाओ आगे की तरफ। हमने सबसे पहले उस हिस्से को काट लिया, अब इसको काटने के बाद क्या करना है? इस वाले में जोड़ना है। जोड़ने के लिए जिस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है लाइगेज। उसका नाम क्या है बच्चा? लाइगेज है ना, उसका नाम लाइगेज है, लाइगेज एंजाइम। ये डीएनए को जोड़ने का काम करता है, काटने का काम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। याद रखो, काटने वाले एंजाइम का नाम क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। और जोड़ने वाले का काम नाम क्या है? लाइगेज एंजाइम, ठीक है। क्या नाम है बच्चा? लाइगेज एंजाइम। बोलो, दोनों समझ में आया? जोड़ने वाला, काटने वाला, ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। ये दोनों बच्चा आपको याद रखना है। चलो आगे की तरफ, है ना। यहां तक तो चीजें सब हमें लग रहा है लगभग बच्चों को समझ में आ रहा है। इसे ई कोलाई के स्थानांतरित करने पर यह डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से अनेक प्रतिकृतियां बना लेता है। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन ई कोलाई के गुणन को प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन को क्लोनिंग कहते हैं, ठीक है। किसी चीज का लाखों प्रतिलिपियां बनाना, इसी को क्या कहा जाता है? क्लोनिंग कहा जाता है। क्या कहेंगे? क्लोनिंग कहेंगे। ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। क्या क्या चीजें अब तक में हमने पढ़ा है? डीएनए पुनर्योगज, ठीक है। पुनर्योगज डीएनए का निर्माण कैसे होता है? तो देखो, पुनर्योगज डीएनए क्या है? तो ऐसा डीएनए जिसमें कोई बाहरी जीन मौजूद हो, ऐसा डीएनए जिसमें बाहरी जीन मौजूद हो। क्यों मौजूद रहता है? वांछित उत्पाद प्राप्त करने के लिए। ऐसे डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। सर्वप्रथम पुनर्योगज डीएनए को किसने बनाया था? स्टेनले कोहन और हर्बर्ट बोयर ने। कब बनाया था? 1972 में, ठीक है। कोहेन एवं बोयर ने 1972 में सबसे पहले पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया, है ना। किसका निर्माण किया? पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया। ये आपको याद रखना है। अब देखो, हमारे पास मान लो एक जीन, ठीक है, निधि मैम के शरीर में बायो पढ़ाने का एक जीन है। ये मान लो फॉर एग्जांपल ये जीन है, किस चीज का? बायो पढ़ाने का, है ना, बायोलॉजी का ये जीन है। अब
अगर हम इसको एक से कलुआ के शरीर में डाल दिए, ठीक है, लेकिन हमारे बाकी बच्चे मलुआ, चलुआ, ढलुआ, सलुआ, हलुआ, बलुआ, ये सब इतने सारे जो बच्चे हैं, ये सब क्या कहेंगे? ये सब कहेंगे मैडम जी आप कलुआ को बहुत प्यार करती हैं, कलुआ को जीन दे दी, हम लोगों को कौन देगा? सब हमसे हमारे ऊपर वो धोखाधड़ी का इल्जाम लगा देंगे, है ना। ये सब क्या करेंगे? हमारी मांगे पूरी करो भाई, पूरी करो, निधि मैम का जीन हमें भी मिलना चाहिए, सब ऐसे नारा न लगाएंगे। तो अब हम परेशान, हम कहेंगे हे भैया ऐसा तो नहीं होना चाहिए, अगर सबको जीन नहीं दिए, है ना, तो इस सब मिल करके हमको आतंकवादी घोषित कर देंगे, है ना, इस सब मिल करके हमको पाकिस्तान भेज देंगे, तो सबको जीन देना होगा। सवाल जीन दे तो दे कैसे? हमारे पास तो एक ही ना जीन है जी। अब एक से 21 से हम इतना सारा करेंगे, तो देखो करना क्या है, ये जीन है ना, इस जीन का कॉपी बनाएंगे, ठीक है, जीन का कॉपी बनाएंगे, और कॉपी को बनाने को क्लोनिंग कहा जाता है। जीन की प्रतिलिपियों को बनाने को क्या कहा जाता है? क्लोनिंग कहा जाता है। सवाल बनेगा कैसे? सवाल है आखिर इसके कॉपी बनाएंगे कैसे? तो देखो इस जीन को डाल देंगे एक बैक्टीरिया में जिसका नाम है ई कोलाई। जिसका नाम क्या है? ई कोलाई। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या करेगा? ये अपने अंदर गुणन करता है। गुणन का मतलब इसके अंदर एक जीन डालोगे ना, थोड़े समय के बाद ये 2 जीन बना देगा, 2 से 4 जीन बना देगा, 4 से 8 जीन बना देगा, 8 से 16 जीन बना देगा, ऐसे ढेर सारे जीन बन जाएंगे। और जब ढेर सारे जीन बन जाएंगे, जीन को निकालो, एगो तू ले ला, एगो तू ले ला, एगो तू ले ला, एगो तू ले ला, ऐसे सबको बांट देंगे, ऐसे सबको बांट देंगे। यही आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज बच्चा आपको याद रखना। बताओ यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी है क्या? यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत परेशानी समस्या या है? वरना हम आगे की तरफ बढ़े, है ना। यहाँ तक में बताओ कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो आगे की तरफ। किसी जीव में आनुवांशिक रूपांतरण के प्रमुख चरण है। देखो अब हमको क्या करना है, अब हमको अगर कोई जीन किसी के शरीर में डालना है, इतना आसान नहीं है ना। आपको लग रहा है कि निधि मैम रास्ते में जा रही है, पकड़ लेंगे, उनके अंदर से डीएनए, उनके डीएनए में से बायोलॉजी वाला जीन निकाल कर अपने अंदर डाल लेंगे। कहने में आसान है बेटा, असल में आसान नहीं है। हमको दे दो मैम, है इतना आसान होता बच्चा तो फिर बातें क्या होता, फिर हमारा भाई है वो बायो में उसको हम टॉप करवा देते, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इतना आसान नहीं है। तो सवाल मैम कैसे होगा, कैसे इसको आसान बनाया जाए? तो देखो करना क्या है, सबसे पहले वांछित जीन की पहचान करना होगा। सबसे पहले तो आपको पहचानना होगा किसका कॉपी करना है ना। जैसे मान लो आपके पास मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, हमारे पास 4 लड़के हैं, है ना, हमारे पास क्या है, चार लड़के, लड़के क्यों, लड़की रख देते हैं, ठीक है। हमारे पास 4 लड़की हैं, कलुई, मलुई, ढलुई और चलुई, है ना। ये हमारे पास 4 लड़की हैं। अब कलुआ बोला, कलुआ हमको कहा, क्या कहा? मैडम जी मेरा दिल इनके पास है। अब हमको पता ही नहीं किसके पास है, हम सबका दिल निकाल लिए हमने, क्योंकि कलुआ ने कहा मेरा दिल इनके पास है। इन नमवा नहीं ना बताया कि कलुई के पास है, कि मलुई के पास है, कि ढलुई के पास है, कि चलुई के पास है। नाम तो बताइबे नहीं किया कि केकरा पास एकर दिल है। हम कहा कि हम सबका दिल निकाल दिए। ऐसे तो बचाओ, बताओ एक के चक्कर में सब के सब, वो कहते हैं ना कि गेहूं तो पिसेबे किया, साथ में घुनवो पिसा गया, उहे हाल हो जाएगा, उहे हाल हो जाएगा ना। तो अब इस ऐसा ना हो, इसके लिए हमको क्या करना, चुनना होगा कि हमको निकालना कौन सा है। सारा नहीं निकाल सकते, सिर्फ हमारे जो काम का है हमको वो चाहिए, हमको जो काम का है वो चाहिए। इसी को कहते हैं वांछित डीएनए को पहचान करना, है ना। हमको सारा का सारा जीन नहीं चाहिए, केवल वो जीन चाहिए जो हमारे काम का है, जो हमारे काम का है। तो सबसे पहला चीज वांछित जीन का पहचान करना है। दूसरा, वांछित जीन या डीएनए खंड को परपोषी के शरीर में डालना है जो उसकी हजारों लाखों कॉपी बनाएगा। फिर स्थानांतरित डीएनए को परपोषी में सुरक्षित रखना है और उसके संतति में स्थानांतरित कराना होगा। और फिर हमको जिसके शरीर में पहुंचाना है उसको आगे भेज देंगे, ठीक है, आगे भेज देंगे। अब देखो इसको समझो, इसको समझना बहुत जरूरी है ना। कैसे हमको पहले वांछित जीन को निकालना है, पहले तो ये जान लेते हैं। सिद्धांत समझ में आ चुका, सिद्धांत सभी बच्चों को समझ में आ चुका। अब प्रक्रम पढ़ने से पहले साधन पढ़ना होगा। साधन दिया है कि नहीं? हाँ, पुनर्योगज डीएनए के साधन, ठीक है। प्रक्रम पढ़ने से पहले डीएनए के साधन पढ़ने होंगे, किस किस चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या करने के लिए। पुनर्योगज डीएनए का साधन,
है ना, डीएनए का साधन। अब समझो, इस समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोई कोशिका है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास क्या है, कोशिका है। इस कोशिका के अंदर क्या है बच्चा, इस कोशिका के अंदर हमारा डीएनए है ना, और इस डीएनए में हमारा वांछित जीन मौजूद है जो हमको चाहिए, ठीक है। ये हमको जीन चाहिए, हमारा नजर कहाँ है, हमारा नजर इस जीन पे है, हमको ये जीन चाहिए। हमको क्या चाहिए बच्चा, ये जीन चाहिए। अब सवाल, इस जीन को ले कैसे, इस जीन को कैसे ले, सबसे पहले इसको तोड़ना होगा, है ना। सबसे पहले क्या करना होगा, तोड़ना होगा। तोड़ने के लिए अलग अलग चीज, अलग अलग क्या, अगर मान लो ये किसी पौधे का शरीर है, अगर ये किसी पौधे का शरीर है तो पौधों की कोशिका में बाहर क्या पाया जाएगा, कोशिका भित्ति, और पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज को, तो तोड़ने के लिए चाहिए सेलुलेज एंजाइम। सेलुलेज एंजाइम, सेलुलेज एंजाइम ये क्या करता है, पौधों की कोशिका भित्ति को तोड़ेगा। अगर ये किसी जीवाणु का शरीर है, अगर ये किसी जीवाणु का शरीर है तो जीवाणु की कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए चाहिए लाइसोजाइम एंजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम एंजाइम, है ना। और अगर ये शरीर किसी कवक का है, अगर ये शरीर किसका है, किसी कवक का है, तो कवक की कोशिका भित्ति को तोड़ने के लिए चाहिए काइटिनेज एंजाइम, काइटिनेज एंजाइम। बताओ समझ में आया कि नहीं, है ना। अगर फॉर एग्जांपल बच्चा हम पूछ रहे, बताते चलो आप, अगर पौधे की कोशिका भित्ति है सेलुलेज एंजाइम, अगर जीवाणु की कोशिका भित्ति है लाइसो, बोलो मेरे दोस्त, लाइसोजाइम एंजाइम, और कवक की कोशिका भित्ति है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, काइटिनेज एंजाइम। अब समझो, ये हमने क्या किया, इसको तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद हमको डीएनए मिल गया, है ना। तोड़ने के बाद बच्चा हमको क्या मिल गया, ये हमारा डीएनए है और ये इस डीएनए का वांछित जीन, ये क्या है, वांछित जीन। अब हमको इस वांछित जीन को निकालना होगा। अब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको टुकड़ों में काटेंगे, है ना। डीएनए को काटने वाले एंजाइम को बच्चा देखो समझो, डीएनए को काटने वाला एंजाइम जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस एंजाइम, न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस एंजाइम। कोई आया है क्या मेरे घर में, ठीक है। न्यूक्लियस एंजाइम दो तरह का होता है, एक होता है एंडो, एक होता है एंडोन्यूक्लियेज, एंडोन्यूक्लियेज, और एक होता है एक्सोन्यूक्लियेज, एक्सोन्यूक्लियेज। अब इन दोनों को समझ लो पहले, क्योंकि ये कई बार परीक्षा में इन पर क्वेश्चन भी आया है। एंडोन्यूक्लियस का मतलब होता है ऐसा एंजाइम जो डीएनए को एक विशिष्ट स्थल पर काटेगा, एक विशिष्ट, जो डीएनए को क्या करेगा बच्चा, याद रखना, एक विशिष्ट स्थल पर काटेगा, स्थल पर काटेगा। इसको क्या कहेंगे, याद रखना, इसको एंडोन्यूक्लियस कहेंगे। और एक्सो का मतलब होता है ऐसा एंजाइम जो डीएनए को किनारों पर काटे, जो डीएनए को कहां काटेगा, याद रखना, किनारों पर काटेगा, है ना। डीएनए को किनारों पर काटेगा, डीएनए को किनारों पर काटेगा, किनारों पर काटेगा, इसको कहेंगे एक्सोन्यूक्लियस। अब बताओ समझ में आया, एंडो और एक्सो, एंडो और एक्सो क्या आपको समझ में आया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम, ठीक है। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम क्या करता है, डीएनए को विशिष्ट, मान लो इतना बड़ा डीएनए है ना, हमको पूरा नहीं काटना, हमको बस भैया चाहिए यहां से यहां काट दे, यहां से यहां काट दे, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, एंडो का। और अगर हमको डीएनए की सिराओं को ऊपर सिरा पे काटना है, ठीक है, सिरा पे काटना है, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, एक्सोन्यूक्लियस का, इसका इस्तेमाल एक्सोन्यूक्लियस का। अब डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े हमारे हो चुके, ठीक है। तो यहां देखो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कहा जाता है, न्यूक्लियस ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम करना, ठीक है, इसको कहते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, यानी प्रतिबंधन एंजाइम, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, हिंदी में प्रतिबंधन एंजाइम, जो डीएनए को काटने का काम करेगा। अगर डीएनए को किनारों पर काटेगा तो उसको कहेंगे एक्सोन्यूक्लियस, और डीएनए को अगर विशिष्ट स्थल पर काटेगा तो याद रखना एंडोन्यूक्लियस। क्या, एंडोन्यूक्लियस, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे की तरफ आ जाओ, अब एक एक करके इन एंजाइम्स के बारे में पढ़ो। सबसे पहले प्रतिबंधन एंजाइम, ये एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं। देखो आपके एग्जाम में 2 नंबर में आएगा कि टिप्पणी में आ जाएगा प्रतिबंधन एंजाइम। मेरे दोस्त पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, तुम्हारे काम का है ना। ये सब चीज आएगा परीक्षा में ना, तो फिर तुम ही रोगे, पेपर देख देख के ना तड़पोगी, काश निधि मैम का क्लासवा कर लिए होते, है ना। बकैती करने के लिए पूरा जीवन है 10 महीना तो बकैती में निकाल ही चुके हो, अब जो बचा है आपके पास 1 से 1.5 महीना पढ़ लीजिए, ठीक।
चलो तो आ जाओ, प्रतिबंधन एंजाइम आपको टिप्पणी में पक्का आने वाला है। किस पर टिप्पणी लिखिए, या 2 नंबर में। तो क्या क्या चीजें लिखोगे, ठीक है, वह एंजाइम जो डीएनए को एक विशिष्ट स्थल पर काटता है, हम उसे प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। ये केवल और केवल द्विसूत्री डीएनए पर ही कार्य करेगा, ठीक है, द्विगुणित। आपको पता है डीएनए कैसा होता है, 2 मुही नागिन होता है, ठीक है, ये केवल द्विसूत्री डीएनए पर ही कार्य करता है। अगला, इन्हें आणविक कैंचियां या रासायनिक चाकू भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें आणविक कैंची या फिर रासायनिक चाकू के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जीवाणुओं के 230 से भी ज्यादा प्रभेदों से 100 से भी अधिक प्रतिबंधन एंजाइम अलग किए जा चुके हैं। प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लियस समूह के अंतर्गत आता है, ठीक है, प्रतिबंधन एंजाइम किसके, न्यूक्लियस समूह के अंतर्गत आता है। सबसे पहला जो खोजा गया था उसका नाम है हिंड 2, ठीक है, सबसे पहला खोजा गया प्रतिबंधन एंजाइम का नाम क्या है, हिंड 2। इसे आणविक कैंची या रासायनिक चाकू कहा जाता है, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे आणविक कैंची या रासायनिक चाकू के नाम से जानते हैं, ठीक है, 2 नाम याद रखना। क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से आणविक कैंची किसे कहा जाता है, तो याद रखना आणविक कैंची प्रतिबंधन एंजाइम को कहा जाता है। रासायनिक चाकू किसे कहते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। न्यूक्लियस एंजाइम 2 प्रकार का होता है। एक्सो, वह एंजाइम जो डीएनए को क्या करता है, सिरों पर काटता है, उसे एक्सो कहते हैं। और एंडोन्यूक्लियस डीएनए को बीच में से विशिष्ट स्थान पर काटता है, विशिष्ट स्थान पर काटता है। अब वो स्थान क्या है, सवाल आपने कहा डीएनए को क्या करता है, विशिष्ट स्थल पर काटता है, उस स्थल को क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम। अब ये पैलिंड्रोम क्या है, तो बचपन में आप लोग वो एक कहावत बूझे हो, चलो पूछते हैं, जल्दी बताओ, है ना, बताओ 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान क्या होगा, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी बताओ। पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम पढ़ाना है ना, पैलिंड्रोम को पढ़ेंगे एक बुझौल से जो बचपन में सब एक दूसरे से पूछा है, कभी ना कभी तो पूछा है, ठीक है, हम लोग कई बार करते थे, हरी हरी माँ काले काले बच्चे, माँ को छोड़ दो बच्चे को खा जाओ, ऐसे और भी क्या था, अरे बहुत सारा कहावत था जी, ठीक है, जल मैं जलूं, पता नहीं क्या क्या था, अब तो सब हम भूल चुके हैं, सब भूल चुके हैं, वरना बचपन में बैठे खेलते थे। तो जल्दी जवाब दो, 3 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक समान, है ना, क्या है, क्या है, क्या है, जहाज, बहुत बढ़िया, ठीक है, जहाज। जहाज देखो बच्चा, तुम एहर से पढ़ो जहाज, अरे जहाल लिख दिए, का हुई तोहार निधि मैडम, है ना, इधर से पढ़ो, इधर से पढ़ोगे तो जहाज दिखाई देगा, इधर से पढ़ोगे तो जहाज दिखाई देगा, है ना। जहाज का मतलब क्या है बच्चा, देखो जहाज, इधरों से पढ़ोगे जहाज, इधरों से पढ़ोगे जहाज, यही चीज आपको याद रखना है, यही चीज आपका पैलिंड्रोम कहलाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम था वो डीएनए को एक विशिष्ट स्थल पर काटता है, उस स्थल को पैलिंड्रोम कहते हैं। पैलिंड्रोम का मतलब न्यूक्लियोटाइडों का वह क्रम जो आपका दोनों सिराओं से पढ़ने पर एक समान प्राप्त हो, ठीक है। क्या होगा मेरे बच्चे, यह वर्ण या अक्षरों का एक ऐसा समूह जिससे बना शब्द आगे या पीछे से पढ़ने पर समान बनता है, जैसे कनक, क न क, इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो कनक मिलेगा। नमन, इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो नमन मिलेगा। मलयालम, इधर से पढ़ो इधर से पढ़ो मलयालम सेम मिलेगा, ठीक है। तो पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है, वर्णों या अक्षरों का वह क्रम, वर्णों या अक्षरों का वह क्रम जिससे बना शब्द आगे या पीछे से पढ़ने पर एक समान, ठीक है, एक समान हमको पढ़ने को मिलेगा, हम उसे पैलिंड्रोम कहेंगे, ठीक है। डीएनए पैलिंड्रोम। अब कहोगे मैम डीएनए में जहाज है क्या, डीएनए में कनक है क्या, डीएनए में नमन है क्या, डीएनए में मलयालम है क्या, नहीं बेटा, डीएनए में ये सब नहीं है, ठीक है, डीएनए में ये सब नहीं है। तो डीएनए में क्या होता है, तो देखो डीएनए पैलिंड्रोम से यह तात्पर्य है कि डीएनए के दोनों सूत्रों के क्षारक युग्मों का ऐसा अनुक्रम जिसे पढ़ने पर एक समान अभिविन्यास प्राप्त हो, इसे हम डीएनए पैलिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। डीएनए पैलिंड्रोम क्या है, एग्जांपल भी देंगे, GAATTC। देखो डीएनए का धागा ऐसा होता है,
आपको पता है डीएनए के धागे पे क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। ठीक है, डीएनए के धागों पर क्या पाया जाता है बच्चा, नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं। डीएनए के दोनों धागे कैसे होते हैं, प्रति समांतर। प्रति समांतर का मतलब अगर एक 3 से 5 की तरफ जा रहा, अगर एक बच्चा 3 से 5 की तरफ जा रहा तो दूसरा कहां जाएगा, 5 से 3 की तरफ। ठीक है, याद रखना डीएनए के दोनों धागे कैसे होते हैं, प्रति समांतर। एक 5 से 3 की तरफ है तो दूसरा 3 से 5 की तरफ होगा, दूसरा 3 से 5 की तरफ होगा। ये आपको याद रखना है ना, ये आपको याद रखना है। अब देखो, ठीक है, मान लो डीएनए के एक धागे पर, मान लो, अरे हो गया जी, ठीक है, डीएनए के एक धागे पर ये क्रम है GAA TTTC। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, ये मान लो 5 से 3 की तरफ है, अब इसका 3 से 5 बनाते हैं। आपको पता है उल्टा रहेगा हमेशा, है ना। ग्वानिन किससे जुड़ता है, अरे मिटर गया जी, ग्वानिन किससे जुड़ता है बच्चा, तो याद रखना साइटोसिन से। एडेनिन किससे जुड़ेगा, थाइमिन से। एडेनिन थाइमिन से, थाइमिन ग्वानिन से, अरे थाइमिन कह रहे ग्वानिन से, एडेनिन से, थाइमिन एडे का हो गया, कैसे वापस आएगा ये, हर दिन हमारे संगे नहीं क्या होता रहता है, कैसे वापस लाए जी नोट। खुशी, हमारा खुशी देखा नहीं जाता है लोगों से, ठीक, कोनो गड़बड़ ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, कैसे लाए, ए में कहीं है, दिख तो नहीं रहा नोट, यहां से नहीं होगा, यहां से, यहां से, अरे यार कहाँ फंसा दिया हमको, ये कैसे जाए, कहाँ कहाँ, इसी, आ गया, जानते नहीं है, ठीक है, बिहार की धरती से हैं हम, है ना, उस धरती से है जहां जीतन राम मांझी पैदा हुए हैं, जब उन्होंने पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना दिया। इस जैसे लोग हमको रोक लेंगे कभी नहीं। आ गया हमारा टॉपिक, आ जाओ, ठीक है। तो देखो हमारे डीएनए पर क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। नाइट्रोजन बेस में बच्चा याद रखना, ग्वानिन किससे जुड़ेगा, ग्वानिन हमारा साइटोसिन से जुड़ेगा। एडेनिन किससे जुड़ेगा, थाइमिन से जुड़ेगा। एडेनिन फिर किससे जुड़ेगा, थाइमिन से जुड़ेगा। थाइमिन हमेशा किससे जुड़ता है, एडेनिन से। ये थाइमिन भी किससे जुड़ेगा, एडेनिन से। और साइटोसिन ग्वानिन से। अब जरा देखो इधर से पढ़ो, GAATTC, है ना, इधर से पढ़ो GAATTC। क्या देखने को मिल रहा, क्या देखने को मिल रहा है मेरे दोस्त, तो याद रखो यहां पर आपको देखने को मिल रहा कि भैया दोनों धागों पर जो डीएनए का क्रम है, ठीक है, दोनों सिराओं पर जो डीएनए का, न्यूक्लियोटाइडों का, नाइट्रोजन बेसिस का जो क्रम है वो एक समान है, वो एक समान है। ये बच्चा आपको याद रखना है, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। इधर से पढ़ोगे GATTC, इधर से पढ़ोगे GATTC। इसी को हम कहते हैं डीएनए पैलिंड्रोम। डीएनए पैलिंड्रोम से मतलब है डीएनए के दोनों सूत्रों के क्षारक युग्मों का एक ऐसा अनुक्रम जिसे पढ़ने पर अभिविन्यास सामान्य मिले, उसे हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। क्या कहा जाता, पैलिंड्रोम कहा जाता है। चलो आगे की तरफ। अरे हाँ, ये तो बताना भूल गए ना तुम लोगों को, संडे को आ रहे हो कि नहीं, संडे को बच्चा क्या आप लोग आ रहे हैं, हाँ या ना, ठीक है। संडे को सभी लोग शाम 7 बजे, ठीक है, आ रहे हो, हाँ या ना, जल्दी बताइए, क्या आप लोग संडे को आ रहे हो, आ रहे हैं मैम, आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो संडे को आप सभी का हम इंतजार करेंगे, संडे को आप सभी का इंतजार करेंगे अपने इसी चैनल पर, इसी चैनल पे बच्चा आप लोगों का इंतजार करने वाले हैं, ठीक। क्या खुल गया है, वापस से आजा अपने टॉपिक पर। नेटवर्क नहीं है जी, कोनो बात नहीं, ठीक है, आ गया। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पर आ जाओ, है ना। पैलिंड्रोम हमने पढ़ा दिया, संडे को सभी को शाम 7 बजे आ जाना है। शाम 7 बजे आपके लिए लेकर आ रहे 10 साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ, सिर्फ एक वीडियो में कवर करेंगे। 1000 से ज्यादा MCQ क्वेश्चन है, याद रखना है, ठीक है, 1000 से ज्यादा MCQ क्वेश्चन है, याद रखना है। चलिए अभी हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, ठीक है। प्रतिबंधन एंजाइमों का नामकरण कैसे होता है, ये बहुत जरूरी है। प्रतिबंधन एंजाइमों के नाम का पहला कैपिटल अक्षर उस प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के वंश का नाम होगा जिससे लिया गया है, ठीक है, जिससे
जिससे कि उससे प्राप्त किया गया। इस प्रकार दूसरा व तीसरा अक्षर जाति से लिया जाएगा। नहीं समझ में आया? देखो हमने मान लो एक एंजाइम है, ठीक है, एक एंजाइम है जिसका नाम है इको आर फर्स्ट, है ना, ये हमारा एक प्रतिबंधन एंजाइम है। प्रतिबंधन एंजाइम समझ में आ चुका, डीएनए को काटने वाला एंजाइम। जैसे आपका नाम, ठीक है, जैसे आपका नाम कोई ना कोई तो रखा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का नाम कलुआ है तो भैया कोई ना कोई तो रखा होगा ना, कोई देखा होगा कि हाय पूरी दुनिया का कितना खूबसूरत लड़का है, इसलिए उसका नाम कलुआ रखा गया, है ना। किसी का नाम अगर हम लफुआ रख दिए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि भैया हो सकता है वो पूरी दुनिया का सबसे छिछोरा लड़का है जिसको पता नहीं है लड़कियों से कैसे बात करना होता है, कैसे रहा जाता है, तो हम उसका नाम क्या रख दिए, लफुआ रख दिए। तो ऐसे ही इको आर फर्स्ट जो एक प्रकार का प्रतिबंधन एंजाइम है जो डीएनए को काटने का काम करता है, इसका नाम कैसे रखाया, इसका नाम इको आर फर्स्ट कैसे रखाया? तो देखो सबसे पहले जो किसी भी एंजाइम का जो पहला अक्षर होता है ना, किसी भी एंजाइम का जो पहला अक्षर होता है वो हम किस पर लेते हैं, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के वंश का नाम लेते हैं, है ना, वंश का नाम। अरे कहा गया जी, है ना, पहला अक्षर वंश का नाम होगा, वंश का नाम होगा। और फिर उसके बाद का बच्चा क्या होगा, याद रखना, उसके बाद का दूसरा और तीसरा अक्षर जाति का नाम होगा, ठीक है। ये याद से इको आर फर्स्ट को लिया जाता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है इस्वीरिचिया कोलाई, है ना, इस्वीरेचिया कोलाई लिख देते हैं, इस्वीरेचिया कोलाई। ये हमारा एक बैक्टीरिया है जिससे हमको कौन सा इको आर फर्स्ट प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त होता है। इसका नाम कैसे रखाया? तो सबसे पहले इस्वीरिचिया जो इसका क्या था, वंश था, उसका हमने पहला अक्षर ले लिया। फिर हमने क्या किया, कोलाई इसकी जाति थी, हमने इसका दूसरा अक्षर ले लिया, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है, इको तक हमको समझ में आ चुका। एंजाइम में इस्वीरेचिया कोलाई से प्राप्त किया जाता है, ई अक्षर को वंश से और आपका दूसरा सीओ को अक्षर को जाति से चुनकर लाया गया है, इको शब्द का निर्माण किया गया है। अब आर क्या है, आर प्रभेद का प्रतिनिधित्व कर रहा है कि किस प्रभेद से हमारा वो एंजाइम प्राप्त हो रहा है। अतः इस्वीरिचिया का ई, कोलाई का को, आर हमारा प्रभेद और आई बच्चा रोमन नंबर है। आई क्या होता है, रोमन नंबर है। इस तरह से किसी जीव के द्वारा प्राप्त होने वाले प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण होता है। अगर आपसे पूछा गया किसी भी प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण कैसे होता है तो क्या लिखोगे? आप लिखना सबसे पहले प्रतिबंधन एंजाइम ऐसे एंजाइम को कहा जाता है जो डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटते हैं, ठीक है। प्रतिबंधन एंजाइम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल होता है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के वंश से लिया जाता है, जबकि दूसरा और तीसरा अक्षर क्या होगा, वो उसके जाति से लिया जाएगा। तीसरा हमारा जो आर है वो उसका प्रभेद है और आई क्या है, उसका रोमन नंबर है, ठीक है। आई क्या होता है, रोमन नंबर होता है। ये सभी लोगों को याद रखना है। इस तरह से किसी जीव के प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण करेंगे। अब डीएनए खंड का पृथक्करण कैसे काटा जाएगा, कैसे जोड़ा जाएगा, अब हमको ये चीज पढ़ना है, ठीक है। अब हमको ये पढ़ना है, ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, बस छोटा सा बच गया है। आज फटाफट से कंप्लीट करते हैं ताकि हम लोग आगे की तरफ बढ़ सके, ठीक है। प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम द्वारा डीएनए को छोटे छोटे खंडों में विभाजित किया जाता है। इन टुकड़ों को इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक द्वारा अलग किया जाता है। डीएनए के इन ऋणावेशी टुकड़ों को एनोड की तरफ भेज अलग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में एगारोज माध्यम का उपयोग किया जाता है। एगारोज समुद्री घास से प्राप्त होता है। एगारोज जेल में छलनी प्रभाव द्वारा डीएनए के टुकड़े आकार के अनुसार अलग हो जाते हैं। डीएनए के टुकड़े जितने छोटे होंगे वे एगारोज जेल पर उतनी ही दूर तक जाते हैं। अब इसमें कुछ बच्चों को बहुत सारी चीजें नहीं समझ में आई हैं, हमको पता है, हम आपको समझाएंगे। पहले एक बार पढ़ लो, है ना, पहले एक बार पढ़ लीजिए। डीएनए के इन खंडों को देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करके पराबैंगनी विकिरणों को प्रभाव में लाया जाता है। अभिरंजित डीएनए खंड पराबैंगनी विकिरणों के कारण प्रभाव से चमकीले नारंगी पट्टियों के रूप में दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। डीएनए की इन पट्टियों को काट कर अलग कर लिया जाता है तथा जेल को निष्कर्षित कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम छालन कहते हैं। इस प्रकार अलग किए गए वांछित डीएनए खंड को क्लोनिंग वाहक से जोड़कर पुनर्योगज डीएनए का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। अब समझने की जरूरत है, अब हमको समझना होगा किस तरह से पुनर्योगज डीएनए बनाएंगे। मान लो, ठीक है, ये हमारे पास एक जीव है
और इस जीव के शरीर में ये इसका डीएनए है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कोशिका भित्ति को तोड़ करके डीएनए को निकाल लेंगे। फिर डीएनए को निकालने के बाद क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब डीएनए का क्या हो चुका, छोटा छोटा टुकड़ा हो चुका। अब इन टुकड़ों में हमारा वांछित जीन मौजूद है। वांछित जीन मतलब जो हमारे काम का है, ठीक है, जो हमारे काम का, ये आपको याद रखना है। क्या बोला हमने बच्चा, हमने कहा सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, एक कोशिका है। इस कोशिका के अंदर क्या मिलेगा, आनुवांशिक पदार्थ मिलेगा, है ना। आनुवांशिक पदार्थ बच्चा याद रखना, सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी जीव के शरीर से उसके आनुवांशिक पदार्थ को निकाल लेंगे। आनुवांशिक पदार्थ को निकालने के बाद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। अब डीएनए के प्रत्येक टुकड़ों में से हमको कौन सा जीन चाहिए, वांछित जीन। कैसे निकालेंगे, ठीक है, पहचानेंगे कैसे, कि यही जीन है जो हमको चाहिए, इससे हमको उत्पाद प्राप्त करना है, ठीक है। कैसे पहचानेंगे, कैसे इसको अलग किया जाए, तो अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तकनीक है जिसमें डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों में से हम क्या करेंगे, वांछित जीन को निकालेंगे। अब कैसे, देखो हमने क्या किया, डीएनए के छोटे टुकड़ों को इलेक्ट्रोफोरेसिस मशीन में डाल दिया। इस मशीन में दो होते हैं, एक होता है एनोड भाग और एक होता है कैथोड भाग ना। इसमें हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो किया, और इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कर दिया। इसमें हमने एक जेल डाल दिया जिसका नाम है एगारोज जेल। इसके अंदर एक जेल मौजूद है, उस जेल का नाम है एगारोज जेल। क्या नाम है, एगारोज जेल, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अंदर क्या है बच्चा, एगारोज जेल मौजूद है। अब ध्यान से समझो, जब हमने इसके अंदर डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को डाला, डीएनए के सारे टुकड़ों को डाला और करंट फ्लो किया, तो हमारा जो डीएनए उस पर कैसा चार्ज होगा, डीएनए पर कैसा चार्ज होता है, कौन बताएगा, डीएनए पर कैसा चार्ज होता है, कौन बताएगा, जल्दी बताओ, ठीक है। डीएनए पर कैसा चार्ज पाया जाता है, कौन बताएगा, फटाफट से बताइए, है ना। अजय कुमार बच्चा, आप जहां से भी पढ़ते हो बच्चा बस पढ़ाई कर लो। आपकी ये बहन बस आपको पढ़ते हुए देखना चाहती है, जहां से भी बेस्ट पढ़ाई हो रहा आप जाओ पढ़ाई करो, है ना, आप पढ़ाई कर सकते हो। चलो अभी मेरे इस सवाल का जवाब बताओ, क्या लग रहा है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कोशिका। इस कोशिका में से पहले हमने डीएनए को निकाला। डीएनए को बच्चा हमने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया। इन सभी खंडों को इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल दिया। इलेक्ट्रोफोरेसिस एक तकनीक है जिसमें डीएनए के खंडों को अलग किया जाएगा और वांछित जीन को हम प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराते हैं। एगारोज जेल जो समुद्री घास से प्राप्त होता है, क्वेश्चन आ सकता है, एगारोज जेल किससे प्राप्त होता है, समुद्री घास से, समुद्री घास से। अब सवाल, डीएनए कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। बहुत बढ़िया जवाब, ठीक है। राहुल, सोनी देव, मुकेश, बहुत अच्छा जवाब आ रहा है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज। देखो कुछ बच्चे तो पढ़ने वाले हैं, कुछ ही नालायक बस बैठे हैं, माई बाबू का नेट, माई बाबू का पैसा, माई बाबू का मेहनत सब बर्बाद करने के लिए। अरे गधा, अरे घोचू है, नालायक कहीं के बेवकूफ इंसान है। कम से कम अपने बारे में नहीं तो अपने पेरेंट्स के बारे में सोच लो, जो आपके लिए आज भी मेहनत कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि एक दिन मेरा बेटा, एक दिन मेरी बेटी सुधरेगी और मेरा नाम रोशन करेगी, ठीक है, हमें समाज में इज्जत दिलाएगा। लेकिन तुम लोग यहाँ बैठकर बकैती कर रहे हो। अरे गधा कहीं के, ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ। हाँ जी मैम, नेगेटिव, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब देखो सब लाइन पर आ गए, तनी से डांट खाते हो ना तुम लोग सुधर जाते हो, ठीक है। नेगेटिव चार्ज होगा, तो अगर हमारा डीएनए नेगेटिव है तो वो किधर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ, ठीक है। आपको पता है ना, अपोजिट्स, हमारे जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं बच्चा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर हमारा डीएनए नेगेटिव है तो वो किधर भागेगा, पॉजिटिव की तरफ। अगर डीएनए नेगेटिव है तो किधर जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा, एनोड की तरफ जाएगा। और जो छोटा होगा ना वो ज्यादा, कहते ना अधकर गगरी छलकत जाए, है ना। अगर आपके पास गगरी में पानी है, एक पूरा भरा हुआ पानी है और एक आधा भरा पानी है, तो जो भरा हुआ पानी आप लेकर चलोगे ना वो ज्यादा नहीं उछलेगा, लेकिन जो आधा भरा है वो कुछ ज्यादा उछलेगा, उसके अंदर अलग ही कुद्दन रहेगा। वही तरह डीएनए के जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे ना वो तेजी से भागेंगे। वो क्या करेंगे बच्चा, तेजी से भागेंगे। और ये हमारा एनोड है, ये हमारा एनोड हिस्सा है, और ये हमारे डीएनए के टुकड़े, छोटे टुकड़े आगे
और बड़े टुकड़े पीछे ऐसे लाइन में लग जाएंगे। अब हमको इनको देखना है, अब हमें क्या करना है, इनको देखना है। इनको देखने के लिए हम इथिडियम ब्रोमाइड, एक भैया आपका बोल सकते हैं एंजाइम है या फिर कह सकते हैं एक रसायन है, जो डालेंगे इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, डीएनए के इन खंडों को देखने के लिए इथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित करा के पराबैंगनी किरणों को डाला जाएगा। किसे? पराबैंगनी किरणों को डाला जाएगा। पराबैंगनी विकिरणों के प्रभाव से चमकीले नारंगी रंग की पट्टियों के रूप में यह हमको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, जो डीएनए के छोटे टुकड़े हैं, बड़े टुकड़े हैं, कैसे कौन लगा है, ये कैसे पता चलेगा मेरे दोस्त? याद रखना, ये कैसे पता चलता है? तो सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जब हमारे डीएनए के टुकड़ों पर इथिडियम ब्रोमाइड और पराबैंगनी विकिरणों को डाला जाता है, उससे अभिरंजित कराया जाता है, तो पराबैंगनी विकिरणों के कारण ये चमकीले नारंगी रंग, किस रंग के? चमकीले नारंगी रंग के पट्टियों के रूप में दिखाई देने लगेंगे। डीएनए की इन्हीं पट्टियों को काट करके अलग कर लिया जाएगा। ठीक है, जेल को निष्कर्षित कर दिया जाएगा और इसको हम छालन कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? छालन। आप 2023 की 22 अभी कुछ 2 साल पहले के ही मॉडल पेपर की किसमें छालन का परिभाषा दिया था। ठीक है, बिहार बोर्ड में आया हुआ है, छालन किसे कहते हैं। तो याद रखना, डीएनए की इन्हीं पट्टियों को, डीएनए के इन्हीं पट्टियों को काट कर अलग करना। ठीक है, डीएनए की इन्हीं पट्टियों को काट करके अलग करना, जेल को निष्कर्षित कर देना, इस प्रक्रिया को छालन कहते हैं। और फिर हमको जो जीन मिला है, हमको जो वांछित डीएनए का खंड मिला है, हम उसको क्या करेंगे? क्लोनिंग वाहक में डाल देंगे, यानी उसके शरीर में जो इसका कॉपी बनाएगा, जो इसका क्या करेगा बच्चा? याद रखना, हजारों लाखों प्रतिलिपियां बनाएगा, वहां डाल देंगे। ठीक है, बोलो बोलो, क्या समझ में आ गया? ठीक है, यहां तक बच्चा आपको समझ में आ गया? मैक्स गेमर जी बस कर दीजिए जी, एक ही गनवा लिखत जाते लिखत जाते लिखत जाते, बस कर दो प्रभु, है ना। कौन है आप, कहां से आए हैं? ठीक है, ओके, हाँ जी मैम क्लियर है। ठीक है, सभी को यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर। ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? ये एंजाइम टेम्पलेट पर न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण करता है, जिससे डीएनए का निर्माण होगा। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की सहायता से पुनर्योगज डीएनए के गुणन द्वारा अनेक प्रतियां तैयार की जाती हैं। ठीक है, बस डीएनए के इन्हीं प्रतियों को कॉपी डीएनए या सी डीएनए कहा जाता है। ठीक है, देखो हमारे पास मान लो ये हमको जीन मिल गया, है ना। यही जीन है जो आपका क्या है? वांछित जीन, इसको कहेंगे वांछित जीन, जिससे वांछित उत्पाद प्राप्त होगा। वांछित का मतलब होता है जो हमें चाहिए, है ना। ये हमारे मान लो इतना बड़ा डीएनए था, इतने बड़े डीएनए में हमको ये टुकड़ा है जो क्या करता है? जो वांछित उत्पाद देता है, जो वांछित उत्पाद देता है। अब हमको क्या करना है? इसका हजारों कॉपी बनाना होगा। ठीक है, अगर एक से मान लो 1 किलो दही मिल रहा है, फॉर एग्जांपल दे रहे, एक जीन से 1 किलो दही मिल रहा, तो अगर 10 जीन होंगे तो क्या मिलेगा? 10 किलो दही मिलेगा, 10 किलो दही मिलेगा। और जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त करने के लिए, है ना। जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है बच्चा? अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं। तो 1 किलो तो नहीं चाहेंगे, 1 किलो तो बच्चा नहीं चाहेंगे, हमको तो ढेर सारा ना चाहिए जी, हमको तो ढेर सारा ना चाहिए जी। तो इसी से आपको याद रखना है हम जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। देखो हमारे पास वांछित जीन हाथ लग चुका, अब इस वांछित जीन से हमको क्या बनाना है? वांछित उत्पाद बनाना है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इस जीन का बहुत सारा कॉपी बनाना होगा। इस जीन का क्या करना होगा बच्चा? ठीक है, एक थोड़ा को फिर से ब्लॉक करना होगा। हे भगवान, का हुई? ठीक, आ जाओ, है ना। आ जाइए अपने टॉपिक पर। ये डीएनए के शरीर से हमने सबसे पहले वांछित जीन निकाल लिया, बता दिया कैसे निकालते हैं। वांछित जीन निकालने आ गया ना, सबसे पहले डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, फिर उन टुकड़ों को क्या करेंगे? इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक तकनीक जिसमें डीएनए के टुकड़ों को अलग किया जाता है, इसमें करंट प्रवाहित करेंगे। करंट प्रवाहित करने पर डीएनए जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो एनोड की तरफ गति करने लगता है। ठीक है, डीएनए के खंडों को देखने के लिए हम क्या करेंगे? इथिडियम ब्रोमाइड और यूवी पराबैंगनी विकिरणों को प्रवाहित करेंगे, जिसके कारण हमारा जो डीएनए का खंड है वो ऑरेंज नारंगी रंग का चमकने लगेगा। ठीक है, उसके पश्चात हम डीएनए को क्या करेंगे? अपने वांछित डीएनए को काट करके निकाल लेंगे और
जेल को निष्कर्षित कर देंगे। इस तकनीक को छालन कहते हैं। जब हमको वांछित जीन मिल जाएगा तो इस जीन को हम क्लोनिंग के लिए, क्लोनिंग का मतलब होता है किसी ऐसे जीव के शरीर में डाल देंगे जो इसका क्या करेगा, जो इसका हजारों प्रतिलिपियां बना दे, जो इसकी ढेर सारी कॉपीज बना दे, ठीक है। और ढेर सारी कॉपीज का बनना क्लोनिंग कहलाता है, क्लोनिंग कहलाता। और जो ये करेगा उसे क्लोनिंग संवाहक कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है? क्लोनिंग संवाहक कहा जाता है, जो वांछित जीन का कॉपी करेगा और लेकर जाएगा, क्लोनिंग संवाहक कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और जो डीएनए की कॉपियां बनी है उसको क्या कहेंगे? कॉपी डीएनए, ठीक है, कॉपी डीएनए। अब देखो, आप सबको पता है डीएनए का धागा, ये हमारा डीएनए का धागा है, ठीक है। डीएनए का धागा कैसा होता है? द्विकुंडलित होता है, ये भी पता है, ठीक है। और क्या पता है? डीएनए का धागा किस चीज से मिलकर बना है? न्यूक्लियोटाइडों से, न्यूक्लियोटाइड से, ये सबको पता है ना। अगर हमको इस जीन का कॉपी बनाना है तो हमको क्या करना होगा? हमें न्यूक्लियोटाइड चाहिए। वो न्यूक्लियोटाइड कौन देगा? पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। डीएनए की कॉपीज बनाने का काम, डीएनए की कॉपीज बनाने का काम, ठीक है, ये कौन करता है? पॉलीमरेज एंजाइम। ये एंजाइम टेम्पलेट पर न्यूक्लियोटाइडों का बहुलीकरण करेगा, जिससे डीएनए का निर्माण होता है। जिससे क्या बनेगा? डीएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एक एंजाइम है जिसकी सहायता से पुनर्योगज डीएनए के गुणन द्वारा अनेक प्रतियां तैयार की जाती है, ठीक है। किसी भी डीएनए का अगर हमको अनेक प्रतियां बनाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? याद रखना है ना, हम इस्तेमाल करेंगे पॉलीमरेज एंजाइम का। किसका इस्तेमाल? गोलीमरेज काहे दे दिया है जी? पॉलीमरेज ना होगा, ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम। अब आगे की तरफ एक और एंजाइम का नाम याद रखना, लाइगेज एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है? डीएनए के खंडों को जोड़ने वाला, ठीक है। मान लो ये हमारे पास डीएनए है कलुआ का, अब इसके शरीर में हमको ये जीन डालना है, ठीक है। ये बायो पढ़ाने वाला जीन है, ये बायोलॉजी वाला जीन है। हमको इस जीन को इसके शरीर में डालना है तो कौन, कैसे जोड़ेंगे? जोड़ने का काम करता है लाइगेज एंजाइम, है ना। डीएनए का टुकड़ा बनाने का, डीएनए का धागा कौन बनाएगा? डीएनए पॉलीमरेज। और डीएनए के टुकड़ों को कौन जोड़ेगा? लाइगेज एंजाइम। कौन जोड़ेगा? डीएनए लाइगेज एंजाइम। ये आपको याद रखना है, ठीक है। डीएनए का नया धागा बनाने का काम डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम का है, और डीएनए के टुकड़ों को जोड़ने का काम किसका है? डीएनए लाइगेज एंजाइम का। किसका बच्चा? डीएनए लाइगेज एंजाइम का। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं क्लोनिंग वाहक का, ठीक है। क्लोनिंग वाहक के रूप में मुख्यतः प्लाज्मिड और जीवाणु भोजी को काम में लिया जाता है, ठीक है। क्लोनिंग वाहक का है, आगे बताते हैं। ये वाहक जीवाणु कोशिकाओं में स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतियां बनाने में सक्षम होते हैं। जीवाणु भोजी के जीनोम की जीवाणु कोशिकाओं में अनेक प्रतिकृतियां बन जाती हैं। कुछ प्लाज्मिड की जीवाणु कोशिकाओं में 1 या 2 प्रतिकृतियां, जबकि कुछ प्लाज्मिड 15 से 100 तक प्रतिकृतियां बना सकती हैं। यदि विजातीय या वांछित डीएनए खंड को इन वाहकों से जोड़ दिया जाए तो वाहक के साथ साथ विजातीय डीएनए की संख्या भी गुणित हो जाएगी। अब समझ लेते हैं इसको, ये कहना क्या चाहता है ना, ये कहना क्या चाहता है। तो देखो, हमारे पास ये एक जीन है, हमको इस जीन का क्या करना है? हजारों कॉपी बनाना है। तो कॉपी बनाने के लिए हम इसको किसमें जोड़ देंगे? क्लोनिंग संवाहक। क्लोनिंग संवाहक का मतलब होता है ये आपके जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड कहलाते हैं, ठीक है। जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड, इसमें क्या है? इसमें अगर आप किसी भी चीज को डाल दोगे ना, वो उसका दुगना कर देगा। आप प्रिंटर देखो, प्रिंटर है ना, आप कभी प्रिंटर देखो, प्रिंटर में क्या होगा बच्चा? कोनो कॉपी डाल दो, है ना। प्रिंटर में क्या करना? कोनो पन्ना डाल देना, थोड़े समय के बाद क्या दिखाई देगा? आपको दिखाई देगा धड़ धड़ उसके ढेर सारा कॉपी मिल जाएगा। प्रिंटर में बच्चा अगर हमको कम समय में किसी चीज का ढेर सारा कॉपी चाहिए, ठीक है, ढेर सारा कॉपी चाहिए, तो याद रखना हम किसका इस्तेमाल करेंगे, है ना। हम किसका इस्तेमाल करेंगे मेरे दोस्त? जीवाणु भोजी या प्लाज्मिड का, है ना। मैक्स गेमर आपको लग रहा है ना पढ़ने वाले बच्चा तो आप नहीं हो, आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, है ना। हम आपको छोड़ रहे थे कि छोड़ो, जाने दो, लेकिन नहीं, तो जा भैया, तू जा, ठीक। देखो नहीं पढ़ना है वो क्या करेगा हमारे क्लास में? जरूरतें नहीं है। आइए, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग प्लीज शेयर कर दो, ठीक है, शेयर करें। कितना कम संख्या कैसे हो गया जी? ऐसे ही करोगे? है धोखा दोगे हमको? प्लीज शेयर करिए जल्दी से, है ना। जल्दी जितना जल्दी शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर कर दो ताकि संख्या बढ़ जाए। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ।
ठीक है। तो देखो हम क्या बता रहे थे, क्लोनिंग संवाहक। क्लोनिंग संवाहक का मतलब होता है जो किसी भी वांछित जीन का कॉपी बना सके, जो वांछित जीन का क्या कर सके बच्चा, ढेर सारा कॉपी बना सके। ये आपको याद रखना, इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, इसी को कहते हैं क्लोनिंग संवाहक। ठीक है, क्लोनिंग संवाहक। ठीक है, क्लोनिंग संवाहक दो होते हैं, या तो प्लाज्मिड या तो आपका जीवाणु भोजी। इसमें किसी भी जीन को डाल दोगे, ये कम समय में बहुत सारी कॉपीज बना के तैयार कर देगा, है ना, कम समय में बहुत सारी कॉपीज बनाकर तैयार कर देगा। ठीक है, अब आ जाइए क्लोनिंग संवाहक दिखने में कैसा होता है। देखो हम सबसे ज्यादा, ठीक है, किसी भी जीन का कॉपी बनाने के लिए हम सबसे ज्यादा किसी का इस्तेमाल करते हैं, तो वो है PBr322। इसका नाम है PBr322, है ना। इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। प्लाज्मिड, ये कृत्रिम प्लाज्मिड है। कैसा प्लाज्मिड है, कृत्रिम प्लाज्मिड, मतलब मनुष्यों द्वारा बनाया गया प्लाज्मिड। ठीक है, जहां पर हम जीन को जोड़ते हैं, ठीक है, जहां से जोड़ा जाएगा काट करके, उसको ORI कहते हैं उस जगह को। ठीक है, ORI, इसके बगल में आपका ROP मिलेगा, यहाँ पर ROP करना। ठीक है, इसमें दो आपके पाए जाते हैं प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, एक है हमारा एम्पीसिलिन और एक है टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, एम्पीसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पर एम्पियर टेट-आर, है ना, ये आपको याद रखना है। ये आपको एक प्लाज्मिड के अंदर याद रखना है। अब कुछ चीजें आपको बताते चलते हैं प्रतिकृतियन का उद्गम यानी ORI के बारे में, है ना। वाहक में प्रतिकृतियन का उद्गम होना चाहिए। यह एक ऐसा अनुक्रम है जो प्रतिकृतियम आरंभ करने के लिए आवश्यक है, यहीं से शुरू होगा। ठीक है, जब कोई DNA खंड इस अनुक्रम से जुड़ जाता है तभी उसका परपोषी कोशिका में प्रतिकृतियन संभव हो पाता है। DNA के प्रतिस्पों की संख्या के नियंत्रण के लिए भी उत्तरदायी है। चलो आगे की तरफ, वर्ण योग्य चिन्हक, इसमें दो वर्ण योग्य चिन्हक पाए जाते हैं। वाहक से प्रतिकृतियम के उद्गम के साथ साथ वर्ण योग्य चिन्हक का होना भी आवश्यक है। वर्ण योग्य चिन्हक अरूपांतरणों के पहचान करने पर उन्हें समाप्त करने में सहायक। दो सिंपल सा, इतना ना पढ़ेंगे तो हम लोग पगला जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको प्लाज्मिड याद रखना है। प्लाज्मिड क्या होता है, तो किसी बैक्टीरिया के शरीर में पाए जाने वाला एक अतिरिक्त गुणसूत्रीय पदार्थ, जिसका इस्तेमाल हम किसी भी वांछित जीन को किसी पोषी के शरीर में ले जाने में या उसकी कॉपी बनाने में करते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा इस्तेमाल में किए जाने वाला कौन है, जीवाणु भोजी और प्लाज्मिड। ठीक है, एक प्लाज्मिड का नाम याद रखना है PBr322, ये कृत्रिम प्लाज्मिड है। ये कैसा है, कृत्रिम प्लाज्मिड। कल हमने एक छोटा सा वीडियो देते हैं जहां पर PBr322 का आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, है ना। इसमें ORI, वो क्रम जहां से आपका प्रक्रिया शुरू होगा उसे ORI कहते हैं। इसमें दो वर्ण योग्य चिन्हक पाए जाते हैं, यानी वो आपके ऐसे क्रम या बोल सकते हैं वह स्थान जहां पर ये प्रतिजैविकों के खिलाफ काम करेंगे। ये क्या करते हैं, प्रतिजैविकों के खिलाफ काम करते हैं। ठीक है, एक है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस प्रतिरोधी जीन और एक होता है आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। ठीक है, इन दोनों से लड़ने के लिए इनके पास एक जीन पाया जाता है, उसी को वर्ण योग्य चिन्हक कहा जाता है। उसी को क्या कहते हैं, वर्ण योग्य चिन्हक कहते हैं। ये सभी लोगों को याद रखना है ना। आगे की तरफ, क्लोनिंग स्थल। वाहक में एक ही पहचान स्थल होना चाहिए जहां प्रतिबंधन एंजाइम क्रिया कर सके और पुनर्योगज DNA को जोड़ सके। मान लो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्लोनिंग है। इसी को क्या करना है, इस जीन का कॉपी बनाना है। सबसे पहले इस जीन को हम जोड़ देंगे। ठीक है, इस जीन को जोड़ने के लिए काटना होगा। ठीक है, तो हमारा जो एंजाइम जिस स्थान पर काटेगा उसी को क्लोनिंग स्थल कहते हैं। ठीक है, क्लोनिंग स्थल कहते हैं, ये आपको याद रखना है। ये बच्चा आपको याद रखना है। PBr322 में एक से अधिक पहचान स्थल होने पर प्रतिबंधन एंजाइम की क्रिया वाहक कई स्थानों पर कट जाएगा तथा जीन क्लोनिंग भी जटिल हो जाएगा। याद रखना, हमारे पास जितने भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनका काम होता है DNA को काटना। DNA को, मैडम स्पीकर, क्या आवाज नहीं आ रहा, हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रहा है बच्चा, है ना, जल्दी बताइए, क्या आवाज आ रहा है। हाँ जी, ठीक है, सभी को आ रहा है। ठीक है, सभी को आ रहा है। ठीक है बच्चा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोरिंग है, लेकिन आप लोगों को समझना होगा। ठीक है, PBr322 नामक एक हमारा कृत्रिम प्लाज्मिड है। ये कैसा प्लाज्मिड है, कृत्रिम प्लाज्मिड है। इसकी खासियत क्या है, ये एक ऐसा प्लाज्मिड है जिसको प्रतिजैविकों से कोई खतरा नहीं। ठीक है, इसके पास टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन भी पाया जाता है। इसके पास एम्पीसिलिन प्रतिरोधी जीन भी पाया जाता है जो प्रतिजैविकों के खिलाफ लड़ेगा। जो किसके खिलाफ लड़ता है, प्रतिजैविकों के खिलाफ लड़ता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, बहुत बार पूछा गया सवाल है। ठीक है, ओके, आ जाओ। अब देखो, किसी भी
हमारे पास एक जीन था, हमने उस जीन को सबसे पहले निकाला, फिर उसको एक पोसी के शरीर में डाल दिया, जो उसका क्या कर दिया, कॉपी बना दिया, जो उसका ढेर सारा कॉपी बना दिया। अब सवाल उसको डालेंगे कैसे, तो हमने बताया था सूक्ष्म अंतःक्षेपण, यह एक तकनीक है, ठीक है। सूक्ष्म अंतःक्षेपण के द्वारा डीएनए को सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में डाल दिया जाता है, ठीक है। सूक्ष्म अंतःक्षेपण 1 नंबर में पूछा गया सवाल, सूक्ष्म अंतःक्षेपण किसे कहते हैं, तो वह तकनीक जिसमें किसी भी वांछित जीन को, ठीक है, किसी भी जीन को या पुनर्योगज डीएनए को जंतु कोशिका के केंद्रक में प्रवेश कराना, है ना। अगर हम किसी भी पुनर्योगज डीएनए को जंतु कोशिका के केंद्रक में प्रवेश कराना चाहते हैं तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सूक्ष्म अंतःक्षेपण का। और अगर पौधों में डालना है, ठीक है, अगर हमको पौधों में डालना है पुनर्योगज डीएनए को, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जीन गन या बायोलिस्टिक का, ठीक है, बायोलिस्टिक का। बताओ सबको क्लियर है ना। मैम क्या आपको मैं सिस बोल सकती हूँ, बिल्कुल स्टडी गर्ल, हम आपकी बहन ही है ना, हम आपकी दीदू है बच्चा, ठीक है, बिल्कुल आप हमको दीदू बोल सकते हैं, हमको बहुत खुशी होगा जब आप लोग दीदू हमको बोलोगे तो, ठीक है, बिल्कुल आप बोल सकते हैं, ठीक है। मेरी बहन मेरे भाई फटाफट से बताओ, क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आया। पौधों में पुनर्योगज डीएनए डालने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सूक्ष्म अंतःक्षेपण का, किसका, सूक्ष्म अंतःक्षेपण का। और वहीं पर पौधों में डालने के लिए, जीवों में डालने के लिए सूक्ष्म अंतःक्षेपण का, पौधों में डालने के लिए जीन गन या बायोलिस्टिक का, ठीक है, जीन गन या बायोलिस्टिक का, इस तरह से आपको याद रखना है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, आगे की तरफ आ जाओ, ठीक है। अब कैसे कैसे हमको बनाना है, क्या क्या करना है, वो क्रम देखो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डीएनए को निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहला काम, अगर आपको बच्चा किसी भी जीन का कॉपी बनाना है, कोई वांछित उत्पाद प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले वांछित जीन या डीएनए वाली कोशिका का चयन करके उसको क्या करेंगे, उसको तोड़ करके उसके अंदर से जीन को निकालेंगे। इसके लिए वांछित डीएनए युक्त कोशिकाओं को लाइसोजाइम, सेलुलेज या काइटिनेज एंजाइम से संसाधित किया जाता है, पहले पढ़ा चुके हैं। डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन व आरएनए से अलग करने के लिए प्रोटीएज व राइबो न्यूक्लियेज का इस्तेमाल करेंगे। डीएनए को अवक्षेपित करने के लिए हम क्या करते हैं, चिल्ड एथेनॉल का इस्तेमाल करेंगे। अब ये कुछ चीजें आपको समझना होगा, समझ लो भैया, वरना बाद में आपको गड़बड़ कहीं ना समझ में आए तो क्या होगा, ठीक है। पहला चीज डीएनए का विलगन, है ना, हम कैसे कैसे बनाएंगे, उत्पाद कैसे प्राप्त करेंगे। अगर हमको किसी से उत्पाद प्राप्त करना है तो हम क्या करेंगे, उत्पाद कैसे प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, तो देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले डीएनए को निकालना है, ठीक है। डीएनए का विलगन, ठीक है। डीएनए का विलगन कैसे होगा, सबसे पहले आपको कोशिका ढूंढना है, जिस कोशिका से डीएनए निकालना है, ठीक है। सबसे पहले कोशिका ढूंढो, फिर उस कोशिका की कोशिका भित्ति को तोड़ो। आपको हमने बताया हर जीव का कोशिका भित्ति अलग अलग होता है। अगर आपको पौधों की कोशिका भित्ति तोड़ना है तो किसका इस्तेमाल करोगे, सेलुलेज का। अगर आपको कवक का कोशिका भित्ति तोड़ना है तो किसका इस्तेमाल करोगे, काइटिनेज का, किसका, काइटिनेज का। और अगर आपको जीवाणु का कोशिका भित्ति तोड़ना है तो किसका इस्तेमाल करोगे, लाइसोजाइम का, है ना, लाइसोजाइम का इस्तेमाल करेंगे। ये सभी बच्चों को समझ में आ चुका, ठीक है। अब कोशिका भित्ति को तोड़ करके हमने डीएनए निकाल लिया, लेकिन ये डीएनए बच्चा गंदा है, ये डीएनए कैसा, अशुद्ध है। इस डीएनए पर प्रोटीन कुछ चिपके हुए हैं, ठीक है, और आपका आरएनए चिपका हुआ है, और आपका क्या चिपका हुआ है, आरएनए चिपका हुआ है, तो हमको उनको निकालना होगा, ठीक है। तो याद रखना, प्रोटीन को हटाने के लिए, डीएनए पर से अशुद्ध प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीएज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है, आरएनए को हटाने के लिए आरएनएज एंजाइम का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आपको अभी भी ये गंदा लग रहा है, ठीक है, आपको लग रहा कि अरे नहीं अभी इसमें थोड़ा सा गंदगी और है, तो अब इसको और क्या कर सकते हैं, इसको चिल्ड एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, उस टेस्ट ट्यूब में इस डीएनए को डाल देंगे और उसमें डाल देंगे चिल्ड एथेनॉल। क्या डाल देंगे, चिल्ड एथेनॉल, है ना, चिल्ड एथेनॉल डाल देंगे। चिल्ड एथेनॉल डालने के बाद स्लॉटिंग करके एक प्रक्रिया होगा, ठीक है, स्कूपिंग। याद रखना, इस प्रक्रिया के बाद हमको डीएनए क्या मिलेगा, ऊपर की तरफ मिलेगा, और ये शुद्ध डीएनए होगा। ये कैसा डीएनए होगा, शुद्ध डीएनए होगा। अब हमको शुद्ध डीएनए प्राप्त हो चुका, ठीक है। हमने क्या किया, डीएनए को अवक्षेपित करने के लिए, डीएनए को क्या करने के लिए, अवक्षेपित करने के लिए जो हमको डीएनए प्राप्त हुआ है उसको चिल्ड एथेनॉल में डाल देंगे। कहाँ डाल देंगे, चिल्ड एथेनॉल में। क्या क्या चीजें हमने किया, है ना मैम, रोशन बच्चे समझने की कोशिश करो। देखो हमने आपको पढ़ाया जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं, फिर हमने पढ़ाया
जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत क्या है, फिर हमने पढ़ाया पुनर्योगज डीएनए किसे कहते हैं, फिर हमने बताया कि आखिर पुनर्योगज डीएनए बनता कैसे, फिर हमने बताया कि हम पुनर्योगज डीएनए बनाने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब हमको पढ़ना है कि आखिर ये बनेगा कैसे। ठीक है, बनेगा कैसे? तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उस जीन को निकालना है जिसकी कॉपी आप बनाना चाहते हो। ठीक है, जिस चीज की कॉपी बनाना चाहते हो, जो उत्पाद आप प्राप्त करना चाहते हो, वो जिस जीन से मिलेगा, सबसे पहले उस जीन को निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कोशिका से डीएनए को निकालेंगे। कोशिका से डीएनए को निकालने के लिए कोशिका भित्ति को तोड़ना होगा। अगर पौधे की कोशिका भित्ति है तो सेलुलेज एंजाइम से टूटेगा, कवक की कोशिका भित्ति है तो काइटिनेज से टूटेगा, जीवाणु की कोशिका भित्ति है तो लाइसोजाइम से टूटेगा। उसके बाद अगर डीएनए पर प्रोटीन के अणु मौजूद है तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, आरएनए को तोड़ने के लिए आरएनएज एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे। अब जो हमारे पास डीएनए मिला उसको अवक्षेपित शुद्ध डीएनए प्राप्त करने के लिए हम उसको चिल्ड एथेनॉल में डाल देंगे। अब हमको मिल चुका शुद्ध डीएनए। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब हमारे पास डीएनए आ चुका जो शुद्ध है एकदम। अब इसमें से हमको वांछित जीन चाहिए। हमको पूरा धागा नहीं चाहिए, हमको केवल ये वाला हिस्सा चाहिए। इसी का ना कॉपी बनाना है, इसी का ना बच्चा कॉपी बनाना है, तो ये वाला हमको हिस्सा चाहिए। कैसे निकलेगा? तो प्रतिबंधन एंजाइम को शोधित डीएनए अणु के साथ हम इष्टतम परिस्थितियों में रखेंगे। प्रतिबंधन एंजाइम क्या करेगा तो मेरे दोस्त इसको काटेगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमको डीएनए प्राप्त हुआ है उसको प्रतिबंधन एंजाइम द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में काट देंगे। काटने के बाद इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक के लिए एगारोज जेल में डाल देंगे, जहां पर करंट प्रवाहित होने के कारण डीएनए के जो अणु है, डीएनए के जो कण है, वो एनोड की ओर गति करने लगेंगे। ठीक है, जब ये होने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे इथिडियम ब्रोमाइड और पराबैंगनी किरणें, जिसके कारण हमको डीएनए किस रंग के, नारंगी रंग के चमकीले बैंड की तरह दिखाई देने लगेंगे। जब हमको वो दिखाई देने लगेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें से जो हमारे काम का जीन है उसको निकाल लेंगे। अब काम के जीन को निकाल करके हम क्या करेंगे, स्त्रोत डीएनए से कटे हुए वांछित डीएनए खंड को लाइगेज एंजाइम की सहायता से वाहक के साथ जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जो डीएनए प्राप्त हुआ उसे पुनर्योगज डीएनए कहते हैं। ठीक है, अब हमको जीन मिल गया। जैसे ही हमको वांछित जीन प्राप्त हो जाएगा, हम उसको क्या करेंगे, किसी दूसरे जीव के डीएनए के साथ जोड़ देंगे ताकि हमको क्या मिल सके, वांछित उत्पाद प्राप्त हो सके। तो जब हम किसी डीएनए में, ठीक है, जब हम किसी डीएनए में कोई बाहरी जीन डाल देते हैं तो ऐसे डीएनए को पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। पुनर्योगज डीएनए कहा जाता है। तो यहां पर हमारा पुनर्योगज डीएनए बन चुका। आपके परीक्षा में आएगा पुनर्योगज डीएनए कैसे बनता है। सबसे पहले कोशिका से डीएनए को निकालेंगे, इसके लिए कोशिका भित्ति को तोड़ेंगे। पौधों की कोशिका भित्ति तोड़ने के लिए हम सेलुलेज का इस्तेमाल करेंगे, जीवाणु की कोशिका भित्ति तोड़ने के लिए लाइसोजाइम का इस्तेमाल करेंगे, कवक की कोशिका भित्ति तोड़ने के लिए काइटिनेज का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इनको तोड़ने के पश्चात हम क्या करेंगे, हमारे डीएनए में अगर आरएनए और प्रोटीन है तो उसको हटाएंगे प्रोटीएज और आरएनएज एंजाइम के द्वारा। फिर हम क्या करेंगे, उसको चिल्ड एथेनॉल में डाल देंगे ताकि हमको एकदम बढ़िया वाला डीएनए मिल जाए। जब हमको डीएनए मिल जाएगा तो इसको इलेक्ट्रोफोरेसिस में डाल देंगे। यह तकनीक है जिसमें डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को अलग करके हम अपने वांछित जीन को चुन सकते हैं। इसमें करंट का प्रवाह किया जाता है, करंट का फ्लो कराया जाता है ताकि हमारा जो डीएनए के खंड है वो एनोड की तरफ गति करे। ठीक है, फिर हम उसमें क्या करेंगे बच्चा, इथिडियम ब्रोमाइड और पराबैंगनी किरणों को डालेंगे ताकि हमारा डीएनए क्या नारंगी रंग का एक बैंड की तरह चमकने लगे। फिर उसमें से हमको जो जीन चाहिए वो जीन निकाल लेना है, उस जीन को बाहरी डीएनए में जोड़ देना है और हमारा पुनर्योगज डीएनए तैयार हो चुका। अब एक चीज और, ठीक है, अभी हमको क्या मिला, एक पुनर्योगज डीएनए मिला है। आप चाहते हो इसकी तरह 10-20 और हो जाए, आप चाहते हो लाखों हो जाए, है ना। आपको ढेर सारा चाहिए, आपको ये लाखों की संख्या में चाहिए। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा? ठीक है, मैम बोर्ड एग्जाम पेपर दे दो, 2000 दूंगा। हाँ भैया, हमारे ससुर का ना है जी, है वो कहेंगे ए भैया ले लो, तुम अपने बच्चों लोगों को पढ़ा, नालायक कहीं का। यहाँ पढ़ा रहे, पढ़ाई नहीं करना, 2000 रुपया दे रहे बोर्ड का पेपर का। बोर्ड का पेपर हमको कैसे मिलेगा जी? तो दिमाग लगाओ, अगर बोर्ड का पेपर हमको मिल जाता तो मजा नहीं आ जाता? फिर तो सबको टॉप करवा देते, सबको, अपने हर बच्चे को हम बायो में टॉपर बना देते। नालायक कहीं का, इतना आसान है?
कुछ भी बोलना है, ठीक है। आ जाओ। पीसीआर, पीसीआर का पूरा नाम है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसकी खोज किसने की थी? कैरी मुलिस ने। कैरी मुलिस ने 1985 में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का उद्भव किया। इस तकनीक के द्वारा हम डीएनए के छोटे से टुकड़े से क्या कर सकते हैं? कम ही समय में करोड़ों प्रतियां तैयार कर सकते हैं, ठीक है। करोड़ों प्रतियां क्या कर सकते हैं? तैयार कर सकते हैं। इसमें हम एक एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है टेक, डीएनए टेक पॉलीमरेज, जो एक बैक्टीरिया से प्राप्त होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस, अब समझ लो इसके बारे में क्योंकि बहुत जरूरी है ना, बहुत जरूरी है। मान लो आपने काट पीट करके वांछित जीन प्राप्त कर लिया, ठीक है। वांछित जीन एक मिला, आपको चाहिए इसकी तरह करोड़ों, आपको चाहिए करोड़ों प्रतियां। करोड़ों प्रतियां कैसे तैयार होंगी? तो देखो, करोड़ों प्रतियां को तैयार करने के लिए हम पीसीआर का इस्तेमाल करते हैं। पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ये पीसीआर का पूरा नाम है। पीसीआर की खोज किसने किया था? कैरी मुलिस ने। पीसीआर की खोज किसने की थी सबसे पहले? कैरी मुलिस ने। इसके द्वारा क्या होता है? कम समय में डीएनए की अधिक से अधिक प्रतियां तैयार कर सकते हैं, ठीक है। कम समय में डीएनए के टुकड़े का, डीएनए के किसी भी टुकड़े का, कम समय में डीएनए के किसी भी टुकड़े का लाखों प्रतियां, ठीक है, लाखों कॉपीज तैयार कर सकते हैं, लाखों प्रतियां तैयार कर सकते हैं, ठीक है, और कर सकते हैं। पीसीआर में हम एक एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं। उस एंजाइम का नाम याद रखना, टेक पॉलीमरेज, ठीक है। टेक पॉलीमरेज ये एंजाइम है जो पीसीआर में इस्तेमाल किया जाता है। टेक पॉलीमरेज किससे प्राप्त होता है? एक बैक्टीरिया से। उस बैक्टीरिया का नाम है थर्मस एक्वाटिकस। थर्मस एक्वाटिकस यह एक प्रकार का जीवाणु है जिसके द्वारा हमको एक एंजाइम प्राप्त होता है। उस एंजाइम का नाम है टेक पॉलीमरेज। ये एंजाइम क्या करता है? पीसीआर तकनीक में मदद करता है। पीसीआर क्या है? वह तकनीक जिसमें डीएनए के किसी भी वांछित खंड का कम समय में लाखों प्रतियां तैयार हो सकती हैं, ठीक है। पीसीआर की खोज किसने की थी? कैरी मुलिस ने। पीसीआर का पूरा नाम क्या है? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, यहां तक बच्चा समझ में आ रहा है? जल्दी बताइए, क्या यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? हाँ या ना, है ना, हाँ या ना? सबको क्लियर है? सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब हमारे पास जीन प्राप्त हो चुका, अब उस जीन को क्या करना है? उस जीव के शरीर में डाल देना है, ठीक है। जब ग्राही कोशिका पुनर्योगज डीएनए को ग्रहण करने में सक्षम हो जाती है तो किसी भी उपयुक्त विधि द्वारा ग्राही या परपोषी कोशिका में डीएनए को प्रवेश करा देते हैं। सिंपल सा, हमारा जब पुनर्योगज डीएनए तैयार हो चुका, एक ऐसा डीएनए जिसमें बाह्य जीन मौजूद है। ये बाह्य जीन क्या है? वांछित जीन है जो वांछित उत्पाद देगा, है ना। अब इसको क्या करना है? इसको हमको परपोषी के शरीर में डाल देना है, ठीक है। किसी एक ऐसे जीव के शरीर में डाल देना है जो क्या कर सके? जो इसको अपने अंदर रखकर हमको उत्पाद दे सके, जो क्या कर सके? जिससे हमको उत्पाद प्राप्त हो सके। अब समझो, उत्पाद बनाने के लिए हम एक बर्तन का इस्तेमाल करते हैं, उसे बायो रिएक्टर कहते हैं। क्या कहा जाता? बायो रिएक्टर। मैम संडे को औरंगाबाद आ रहे, आप नहीं आएंगे? हैं? कौन से सर आ रहे हैं जी? हमको तो पता ही नहीं है ना बेटा, हमको नहीं बोला गया है, ठीक है। चलो आ जाओ, ठीक है। पुनर्योगज डीएनए में उपस्थित बाहरी जीन उपयुक्त परिस्थितियों में उत्पाद निर्माण में अभिव्यक्त होते हैं। इस संवर्धन के विभिन्न तकनीकों द्वारा प्रोटीन का निष्कर्षण शोधन किया जाता है। कोशिकाओं के सतत संवर्धन के लिए पुराने पोषक माध्यम को निकालने, ताजा पोषक माध्यम को डालने की व्यवस्था की जाती है। सिंपल सा, इतना चीज पढ़ने से अच्छा है मेन लाइन पढ़ो, और वो है आपका बायो रिएक्टर, है ना। वो है आपका बच्चा बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर क्या है? हमको मान लो ये हमें मिल चुका है वांछित जीन वाला पुनर्योगज डीएनए, ठीक है। ये पुनर्योगज डीएनए मतलब एक ऐसा डीएनए जिसमें कोई बाहरी जीन मौजूद है और इस जीन को वांछित जीन कहेंगे। ये जीन क्या करेगा? ये हमको वांछित उत्पाद देगा, जो हमको चाहिए वो हमको देगा। लेकिन हमको क्या चाहिए? अधिक मात्रा में चाहिए। हमको क्या चाहिए बच्चा? अधिक मात्रा में चाहिए। तो वांछित जीन से अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त करने के लिए हम एक बर्तन का इस्तेमाल करते हैं। उस बर्तन को कहते हैं बायो रिएक्टर।
उस बर्तन को कहते हैं बायो रिएक्टर। ये बायो रिएक्टर का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि ये इसको अनुकूल परिस्थिति देगा, ठीक है, इसको सही ताप देगा, पीएच देगा, जीवाणु रोधी, ठीक है, जीवाणु रोधी कि हमें लगा कौन है बाहर, ठीक है, इसको जीवाणु रोधी वातावरण देगा। कौन देगा बच्चा? बायो रिएक्टर, ठीक है। इसी में हम वांछित उत्पाद को प्राप्त करते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो, यह बायो रिएक्टर बेलनाकार एवं घुमावदार वाला होता है, ठीक है, ये इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, है ना, बेलनाकार या घुमावदार देखने को मिलेगा। इसमें अंत वस्तुओं को मिलाने की व्यवस्था होती है। इसमें ऐसे एक ना वो पाया जाता है रॉड, ठीक है, इसमें तार लगा होता है ऐसे, जो क्या करता है, चीजों को मिलाएगा, जो चीजों को क्या करेगा, मिलाएगा। इसका विलोडक O2 समान रूप से वितरित करने की व्यवस्था करता है। यानी सिंपल सा है, इसमें जो आपका ऑक्सीजन आ रहा है, नीचे एक पाइप होता है जिससे ऑक्सीजन अंदर की तरफ आता है। ये जो आपको पत्ती दिखाई दे रहा है, विलोडक दिखाई दे रहा है, ये हर वक्त घूमता रहता है मोटर के द्वारा। किसके द्वारा? मोटर के द्वारा। यहाँ पे चित्र बनाकर दिखा देते हैं, कहीं डायग्राम है इसका, ठीक है, बस लास्ट पेज बचा है, चलो समझा देते हैं। ये देखो, बायोरिएक्टर एक बहुत बड़ा बर्तन है, लगभग 1000 लीटर का। इसमें हम कोई भी वांछित उत्पाद प्राप्त करेंगे। कैसे प्राप्त करेंगे? इसमें बच्चा एक पत्ती लगा होता है, इसको विलोडक कहा जाता है, जिसमें पत्तियां लगी होती हैं, ठीक है। ये ऊपर मोटर है जिसके मदद से ये चलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपका पीएच कंट्रोल करने के लिए होता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चा याद रखना, वायु जाता है, ठीक है, जीवाणु रोधी, ऐसा वायु जिसमें कोई बैक्टीरिया ना हो, ठीक है, जीवाणु रोधी वायु जाता है, ठीक है। अब समझो, ठीक है, ऊपर वाला जो पट्टी है ना, ऊपर वाला जो पत्ती आपको दिखाई दे रहा है, इसका काम क्या होता है? ये घूम घूम कर जो गाज है, गाज को हटाता है, ठीक है। आप किसी भी चीज को, आप कभी किसी चीज में हाथ डालना, ऐसे ऐसे घुमाना है ना, ऐसे ऐसे घुमाना, ऊपर में आपको क्या मिलेगा? ऊपर में आपको गाज मिलेगा, फेन मिलेगा। तो ऊपर वाली पत्ती जो है वो घूम घूम कर क्या करती है? फेन को हटाती है। नीचे की जो पत्तियां होती, अरे नीचे की जो पत्तियां होती हैं वो क्या करती हैं मेरे दोस्त? अरे कहाँ गया? सब गया। और रे मीटर कह रहा है जी, है ना। नीचे की जो पत्तियां होती हैं वो सारे पदार्थों को आपस में मिलाने का काम करती हैं, सारे पदार्थों को आपस में मिलाने का काम करती हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे की तरफ कुछ समय पश्चात जो हमारा बायोरिएक्टर, उसमें बुलबुलों के रूप में हवा डाला जाता है। इस रिएक्टर के माध्यम से हम ऑक्सीजन, झाग नियंत्रण, ताप नियंत्रण, ठीक है, पीएच मात्रा, इन सब को कंट्रोल कर सकते हैं ताकि हमारा अधिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त हो सके, ठीक है। अधिक मात्रा में अगर उत्पाद प्राप्त करना है किसी जीन से, तो हमें क्या देना होगा? उसको एक अनुकूल परिस्थिति देना होगा। और अनुकूल परिस्थिति, अनुकूल वातावरण देने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? याद रखना, बायो रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं बच्चा? बायो रिएक्टर का इस्तेमाल करते हैं। ये सभी को याद रखना है, ठीक है। वांछित उत्पाद का निष्कर्षण, जब हमारा बायो रिएक्टर में हमने क्या किया? उत्पाद को बना लिया। संवर्धन द्वारा जैव संश्लेषण पूरा होने पर वांछित उत्पादों को हम पृथक कर लेंगे, शुद्ध कर लेंगे और फिर इसका इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं अपने लिए, ठीक है। मनुष्य क्या करेगा? इसका इस्तेमाल अपने लिए करता है। यहां पर यह हमारा कंप्लीट हुआ, है ना। जल्दी बताओ, क्या आप लोगों को समझ में आया? कुछ पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा जी? यो बता देना तुम लोग, है ना। यहां तक आपको मेरी बातें समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या ना? हाँ या ना? जल्दी जल्दी बताओ, ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, फटाफट से। पीडीएफ आपको मिलेगा बच्चा टेलीग्राम चैनल निधि मैम साइंस। एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है, कल हम पढ़ेंगे इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, ठीक है। अभी आपने देखा इसका इस्तेमाल का प्रक्रिया क्या है, कैसे बनेगा, ठीक है। फिर हमने पढ़ाया कि किस बर्तन में बनता है, उसको बायो रिएक्टर कहते हैं। कल हम पढ़ेंगे कि आखिर जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग क्या है, हम इसका इस्तेमाल करके क्या क्या चीजें बना सकते हैं। तो पहले देखो कुछ चीजें समझो। जैव प्रौद्योगिकी किसे कहते हैं? किसी वह तकनीक जिसमें सूक्ष्म जीव का इस्तेमाल करके औद्योगिक मात्रा में उत्पाद प्राप्त किया जाता है, जैव प्रौद्योगिकी कहलाता है। जैव प्रौद्योगिकी बच्चा याद रखना 2 सिद्धांतों पर कार्य करता है। पहला, किसी जीव के आनुवांशिक पदार्थ में बदलाव कर उससे क्या करना? वांछित उत्पाद प्राप्त करना, आनुवांशिक अभियांत्रिकी कहलाता है। दूसरा, रासायनिक अभियांत्रिकी। इसमें क्या है? याद रखना, यह वह अभियांत्रिकी है जिसमें हम अपने
ठीक है, हम अपने क्या करेंगे, जीन को, पुनर्योगज डीएनए को या सूक्ष्म जीव को, ठीक है, वह अभियांत्रिकी जिसमें सूक्ष्म जीव या प्रोकैरियोटिक कोशिका को एक ऐसा अनुकूल वातावरण देंगे जो क्या होगा, रोग प्रतिरोधी होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उससे उत्पाद प्राप्त किया जा सके, ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पाद प्राप्त किया जा सके। इसे क्या कहा जाएगा, रासायनिक अभियांत्रिकी कहा जाएगा। अब इसके बाद हमने पढ़ाया जैव प्रौद्योगिकी के साधन, इसमें किसका किसका इस्तेमाल होता है। तो देखो सबसे पहले आपको याद रखना है, हम इसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, डीएनए को काटने वाले एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे, डीएनए को ले जाने वाला एंजाइम जो डीएनए की कॉपीज बनाएगा उसको संवाहक कहते हैं, हम उसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और किसका इस्तेमाल करेंगे बच्चा, है ना, और किसका इस्तेमाल करेंगे, जल्दी बताओ, है ना। 3 चीजें बच्चा आपको हमने करवाया है, ठीक है। यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रोफोरेसिस इसी में है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, आजा 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 आजा, कहा गया साधन, ठीक है। एक एक चीज तो लिख लिख कर पढ़ाएं, फिर भी अगर कोई दिक्कत हो, देखो प्रतिबंधन एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। हम प्रतिबंधन एंजाइम क्या करता है, 2 तरह का होता है, एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए को सिरों पर काटता है, एंडोन्यूक्लियस क्या करता है, डीएनए को विशिष्ट स्थल पर काटेगा, जिस स्थल पर काटता है उसे क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। डीएनए को वह जिस स्थल पर काटेगा उसे क्या कहा जाता है, उसे पैलिंड्रोम कहा जाता है। पैलिंड्रोम का मतलब डीएनए के धागों पर पाए जाने वाला न्यूक्लियोटाइडों का वह क्रम जो दोनों सिराओं पर, दोनों दिशा से पढ़ने पर समान प्राप्त हो, समान अभिविन्यास प्राप्त हो, उसे पैलिंड्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। प्रतिबंधन एंजाइम का नामकरण कैसे करते हैं, किसी भी प्रतिबंधन एंजाइम का नाम, ठीक है, उसका जो पहला अक्षर होता है वो उसका वंश होता है, दूसरा तीसरा अक्षर उसका जाति होता है, फिर हमारा जो चौथा अक्षर होगा वो उसके प्रभेद का नाम होगा, और 5वां उसका रोमन नंबर होगा, है ना। इस तरह से किसी भी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण किया जाता है, ये भी हमने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, ठीक है। इसके बाद हमने आपको बताया कि कैसे, किस तरह से हम पुनर्योगज डीएनए बनाएंगे। सबसे पहले डीएनए को निकालेंगे, डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे, फिर उस टुकड़ों को अलग करेंगे, उसमें से वांछित जीन को निकालेंगे, फिर उस जीन को लाइगेज एंजाइम की मदद से पुनर्योगज डीएनए से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद उसको हम परपोषी ऐसे जीव के शरीर में डालेंगे जो उसका क्या कर सके, लाखों कॉपी बना सके, या फिर पीसीआर तकनीक के द्वारा भी हम किसी भी जीन का कॉपी बना सकते हैं, या वह तकनीक है जिसमें कम समय में डीएनए के किसी भी खंड का लाखों कॉपीज बन सकता है। इसमें हम किस एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं, टेक पॉलीमरेज। ये एंजाइम किससे प्राप्त होता है, थर्मस एक्वाटिकस नामक जीवाणु से, ठीक है। बायोरिएक्टर एक बहुत बड़ा बर्तन, 1000 लीटर का लगभग, इसको हम क्या करते हैं, इसमें हम अपने जो जीन है उसको हम एक अनुकूल परिस्थिति देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा मात्रा में उत्पाद प्राप्त किया जा सके, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। यहां तक बच्चा अगर नहीं समझ में आया तो बोलना, कल वापस से इस चीज को हम रिवाइज करेंगे, है ना। कल हम लोग पढ़ने वाले जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, कल पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, ठीक है। कल अपन को पढ़ना है जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कहां कहां करेंगे, और संडे को सभी को तैयार रहना है। संडे को पूरे साल का, इस साल का लास्ट एमसीक्यू क्लास लेकर आएंगे, अब उसके बाद सीधे कराएंगे 31 दिसंबर को, ठीक है। लेकिन ये हमारा इस महीने का एक तरीके से बोल सकते हैं लास्ट एमसीक्यू क्लास होगा, जिसमें 1000 से भी ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन कराने वाले हैं, ठीक है। तो संडे को शाम 7 बजे सभी लोगों को आना है। 10 साल के पीवाईक्यू एमसीक्यू लेकर आ रहे, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आप सभी बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोलो यहां तक क्लियर है? जी मैम, ठीक है। सभी बच्चों को यहां तक तो हमको लग रहा है लगभग समझ में आ चुका है, ठीक है। यहां तक समझ में आ चुका, एक बार हाँ जी मैम, ना जी मैम कुछ तो बोल दो, एक बार हाँ जी मैम, ना जी मैम कुछ तो बोल दो, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, ठीक है। जी मैम, जी मैम, जी मैम, ओके, सभी को यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलो, तो आज की इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। मिलेंगे अब आपसे कल, जहां पे पढ़ाएंगे जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। कोई डाउट होगा बच्चा तो कमेंट में लिख देना। नेक्स्ट क्लास इस पर फिर से एक बार एक इसका माइंड मैप दे देंगे, ताकि कम समय में आपको चीजें समझ में आ जाए, है ना, कम समय में आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक।
ओके ओके देन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, ख्याल रखो। ठीक है, मस्त रहो, निधि मैम की क्लासेस में आते रहो, कल सभी लोगों को आना है। ठीक है, ये चैप्टर बहुत हार्ड है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका मतलब सोचो कि आपकी तैयारी कितनी खराब चल रही है ना। एग्जाम पास आ चुका और अभी आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया। ठीक है, तो बहुत दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। ये रिवीजन चैप्टर है, यहाँ पे हम आपको पढ़ाए नहीं, ये सिर्फ रिवीजन कराए। पहले ये चैप्टर पढ़ा चुके हैं, ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन कराया गया है। ठीक है, गुड नाइट बच्चा, गुड नाइट। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। ठीक है, उनको कहना उनकी बेटी को बहुत जरूरत है आशीर्वाद का, अपना आशीर्वाद बनाए रखे। मिलते हैं आप लोगों से कल शाम 7 बजे। बाय।